फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का वन शॉट मैराथन वीडियो लाया हूं दोस्तों। ये बेसिक कंप्यूटर्स का वीडियो है और जो भी आपके सिलेबस में है दोस्तों, PYQ बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे की कॉन्सेप्ट्स को इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है कि जितने भी पॉइंट्स हैं दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी फालतू का नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार पूरी वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर स्टार्टिंग आवर वीडियो। चलिए, पहला सब टॉपिक क्या देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का हम, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या है दोस्तों? देखिए, पहला तो ये है कि कंप्यूटर वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूटरे, जिसका मान क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट। ठीक है। अगला क्या है? कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कैलकुलेट, मैनिपुलेट द डेटा दैट इज इनपुट एंड जनरेट्स एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ प्रोसीड्यूरल इंस्ट्रक्शन। मतलब कि इनपुट को लेना, बीच में प्रोसेस करना और आउटपुट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देना, यही है कंप्यूटर का काम। मतलब कुल मिला के अगर बोला जाए, कन्वर्टिंग ए डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज द जॉब ऑफ कंप्यूटर। ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये दोस्तों 19th सेंचुरी दैट इज इन 1833 पहला ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन बनाए थे जो कि कुछ बेसिक से अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर पाता था। अगला क्या है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, आ सकता है कि मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इनका नाम है एलन मैथिसन ट्यूरिंग। फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर या फिर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स इन्हें कहा जाता है। इन्हें साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पिता माना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लें इस पॉइंट को। चलिए, आर्किटेक्चर जो होता है दोस्तों किसी भी चीज़ का, वो एक्चुअली क्या है? बनावट, कि वो चीज़ बना कैसे है। तो आर्किटेक्चर में पहला तो हम देखेंगे, अगर किसी प्रोग्रामर के व्यू से देखा जाए, कोई प्रोग्रामर है, प्रोग्रामिंग करता है, तो पहला उसका आर्किटेक्चर क्या देखेंगे? फंक्शनल आर्किटेक्चर या फिर फंक्शनल बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर में कहा जाता है कि एक सिस्टम यूनिट है कंप्यूटर जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हाउस किया हुआ है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही बैकबोन फॉर्म करता है किस चीज़ का? सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम बनाने का। तो पहली बार जो कंप्यूटर जो दोस्तों मशीन है, इसको आर्किटेक्चर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये किया गया था कब? 1970 में। अच्छा, तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अंदर ही टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मेनली कंप्यूटर में दोस्तों 3 कंपोनेंट होते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग के अंदर 2 होता है। एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लस मेमोरी यूनिट, उसके बाद आउटपुट। समझ गया? तो देखिए, ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 मेन कंपोनेंट्स: इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड मेमोरी यूनिट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट। द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। मतलब कोडेड इंफॉर्मेशन मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ये कीबोर्ड है, आपने दबाया तो ए, मगर वो जाता है किस फॉर्म में? बाइनरी के फॉर्म में। वो आस्की कोड होता है दोस्तों, ASCII कोड। आस्की कोड से क्या होता है? बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, और वो तब कंप्यूटर के पास जाता है, तब कंप्यूटर उसको रीड कर पाता है। दूसरा क्या है? इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। एक ऐसा डिवाइस जो कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या फिर रिक्वायर्ड डेटा कंप्यूटर को फीड करा सके, जैसे कि माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, कुछ भी। आउटपुट यूनिट क्या होता है दोस्तों? जो कि प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करे या फिर उसको यूजर तक पहुंचाए। आउटपुट यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एक बहुत बड़ा प्रिंटर ही होता है जो कि A0, A1 साइज के पेपर पे भी प्लॉट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। अच्छा, अगला क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या होता है? रजिस्टर्स होते हैं। ये वो वाले रजिस्टर्स नहीं है कॉपी वाले, रजिस्टर्स का मतलब है कैश मेमोरी या फिर रजिस्टर मेमोरी भी इसे कहा जाता है। ये बहुत फास्ट होता है और बहुत ही वोलेटाइल होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए
ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या होता है दोस्तों कि कंप्यूटर के अंदर जो है होते हैं बहुत सारे पाथ बने हुए होते हैं, मतलब कि डेटा किधर से जाना है, एड्रेस डेटा का किधर से जाना है। तो कंट्रोल यूनिट यही कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा, कौन सा एड्रेस, कौन सा आउटपुट, कौन सा इनपुट किस पाथ को फॉलो करेगा। तो ये होता है कंट्रोल यूनिट का काम दोस्तों। विच टुगेदर इंटरप्रेट एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज, मतलब कि जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसको सबसे पहले क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब बदलना, बदल देगा असेंबली लैंग्वेज में। उसके बाद एक्सिक्यूट करेगा मतलब प्रोसेस करेगा असेंबली लैंग्वेज में ही, तो उसके बाद आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल CPU जो होता है दोस्तों उसे ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। द CPU इज फैब्रिकेटेड एज ए सिंगल IC इंटीग्रेटेड सर्किट इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। A CPU controls all the internal external devices, performs arithmetic and logical operation। देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग कंप्यूटर के बगल में देखते हैं ना, ऐसा एक लंबा ऐसा डिवाइस, इसे कहते हैं हम लोग CPU है, मगर एक्चुअली ये CPU नहीं होता है। इट्स हाउसिंग ऑफ CPU प्लस अदर पेरिफेरल्स। इसके अंदर SMPS लगे होते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके अंदर कूलिंग फैन लगा होता है। इसके अंदर CD डिस्क ड्राइव लगा होता है। इसके अंदर फ्लॉपी ड्राइव लगा होता है। इसके अंदर बैटरी हो सकते हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा मदरबोर्ड रहता है। अब मदरबोर्ड के ऊपर दोस्तों एक पार्ट है जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, चिप, जो कि ओरिजिनली CPU कहलाता है। इसका काम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करना, मेमोरी यूनिट भी इसी में लगा होता है। सारा कंट्रोल फंक्शन यही परफॉर्म करता है दोस्तों। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU क्या क्या है दोस्तों? CPU ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर, दैट इज इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी जो भी हमारा रोम है, वहाँ से रजिस्टर्स मेमोरी मतलब कि कैश मेमोरी जो भी है उसको डेटा फीड कराता है CPU। अगला क्या है दोस्तों? द CPU एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। देखिए, इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में जाते हैं दोस्तों हैफेजार्डली नहीं जाते हैं, एक स्टैक होता है इस टाइप से, यहाँ पे फीड होते रहता है 1 2 3 4। तो यही सीक्वेंस वे में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट जो भी फॉलो करें, तो वैसे में दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं कंप्यूटर में। वैन इतना दोस्तों डिटेल में जाना नहीं है, मैं सिर्फ बता इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब क्या है, सीक्वेंस का मतलब क्या है एक्चुअली में। वैन नेसेसरी CPU ट्रांसफर आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्टर्स टू मेन मेमोरी। देखिए, इनपुट गया रजिस्टर्स में, फिर रजिस्टर्स में चला गया प्रोसेसर में, प्रोसेसर से फिर आ गया रजिस्टर में प्रोसेस होकर, फिर रजिस्टर से चला आया आउटपुट में। इसका मतलब यही है, सीधे समझ जाइए। द CPU कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब सिस्टम। पहला क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ये एक्चुअली में, जो कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको करता है। ALU यूजेज रजिस्टर्स टू होल्ड डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। मान लीजिए आपने एक एडिशन दिया 1 + 2, अब इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा बाइनरी में। बाइनरी में मान लीजिए कन्वर्ट कर लिया गया। अब ये सारा बाइनरी फीड हो जाएगा रजिस्टर्स में। 2 रजिस्टर से R1 R2 यहाँ फीड हो गया। अब R1 R2 का डेटा दोनों चला जाएगा प्रोसेसर में, वहाँ ऐड हो जाएगा, एक थर्ड रजिस्टर में आके स्टोर हो जाएगा। ऐड हो गया, मान लीजिए 0001 0010 आ गया आंसर 0011 0011 आ गया यहाँ पे स्टोर। अब ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा आउटपुट में 3 और ये डिस्प्ले हो जाएगा। यही है दोस्तों ALU जो होता है इसी प्रकार से काम करता है। अच्छा, अगला क्या है? मोस्ट ALU कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक तो आप समझ गए, अब लॉजिकल का मतलब क्या है? एंड, नॉट एंड और। एंड का, और का और नॉट का, ये तीनों फंडामेंटल गेट्स भी होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एलाइड इंजीनियरिंग में पढ़े भी होंगे। एंड ऑपरेशन क्या है, नॉट ऑपरेशन क्या है और ऑपरेशन क्या है? जब 2 इंस्ट्रक्शन दिया जाए बीच में एंड रहे तो दोनों इंस्ट्रक्शन को ही आपको प्रोसेस करना है। जब 2 इंस्ट्रक्शन दिया जाए बीच में और रहे तो ये लॉजिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिट बैठेगा। एक ही इंस्ट्रक्शन आपको यूज करना है। और जब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहे और नॉट लगा हुआ हो तो मतलब अगर इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि पीछे जाओ तो आगे चले जाना है, इस टाइप का। मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, नॉट का मतलब होता है इन्वर्टेड इनपुट। जो भी इनपुट दे रहे हैं वो इन्वर्ट होकर आउटपुट में आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन। बिट शिफ्टिंग क्या होता है दोस्तों? कि कोई भी बिट है, बाइनरी बिट है या हेक्साडेसिमल बिट है, वो अगर लिखा हुआ है तो उसको या तो रोटेटिंग करेंगे। रोटेटिंग का मतलब वही हुआ कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हम लोग शिफ्ट कराते हैं, समझे? विदाउट साइन एक्सटेंशन, मतलब कि साइन जो है निगेटिव है या पॉजिटिव उसका कोई इफेक्ट नहीं किए हुए, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें हम लोग शिफ्टिंग कराते हैं, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट। ये दोस्तों एक्चुअली में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन होते हैं ये शिफ्टिंग से ही परफॉर्म किए जाते हैं अंडर इनसाइड द रजिस्टर्स। इसलिए ये एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, जरूरी फंक्शन भी है।
दूसरा क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या है, इक्वल, देखा जाए कि इक्वल है कि नहीं दो डेटा, अनइक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोस्तों सारे कंपैरिजन ऑपरेशन है। अगला क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, इट डायरेक्ट्स कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारे रोम में स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह से काम होना है, वो सारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको फेच करता है, उस हिसाब से ही काम करता है। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मैंने बताया था कि एड्रेस डेटा कहाँ मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन इसी का है। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट फेच द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन डिवाइसेज इन्वॉल्व इन अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। सारा चीज़ फेच जब कर लेगा तो कंट्रोल सिग्नल से जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल सिग्नल्स का मतलब वही है कि किसका मूवमेंट किधर होगा, ये सारा कंट्रोल करेगा। मेमोरी यूनिट, द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम्स और डेटा ऑन ए टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस। किसी भी डेटा को टेम्पोररी या परमानेंट बेसिस पे स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट होता है। इसका दो कंपोनेंट है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। द इनपुट डेटा टू बी प्रोसेस्ड और बाउंड इन द मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से पहले मेन मेमोरी में फेच किया जाता है इनपुट डेटा को। अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज यूज टू परमानेंटली स्टोर द डेटा और प्रोग्राम्स और आउटपुट, जैसे कि पेन ड्राइव, CD ड्राइव। दिस यूनिट डज नॉट डील विद डायरेक्टली विद CPU। मेमोरी यूनिट जो है वो डायरेक्टली CPU से इंटरेक्ट नहीं करता है। कैसे इंटरेक्ट करता है पूछा जा सकता है, तो बीच में क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी इसके थ्रू इंटरेक्ट करता है। चलिए अगला सब टॉपिक क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। अच्छा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हम लोग कर चुके हैं। नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज यहाँ सब टॉपिक के हिसाब से ही है दोस्तों कि डिटेल में पढ़ा जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर हार्डवेयर refers to the physical components of a computer that can be seen and touched by the user। हार्डवेयर कंपोनेंट वही होते हैं जिस आराम से हम लोग छू सकें, समझ सकें, यूज कर सकें। हार्डवेयर इज वन ऑफ द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि दोस्तों जो भी है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज ये सारे हार्डवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं, इसलिए हार्डवेयर क्या है ये बताया गया है। अच्छा, इनपुट डिवाइसेज क्या है, इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। द डिवाइसेज आर यूज्ड टू इनपुट और इंटर डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। मैंने बता ही दिया है। ऑल इंस्ट्रक्शन आर एक्सेप्टेड बाय द CPU। जो भी इंस्ट्रक्शन फेच किए जाते हैं इनपुट के द्वारा, वो CPU उसको एक्सेप्ट करता है और थ्रू इलेक्ट्रिकल पल्सेज वेरियस इनपुट डिवाइसेज उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेज आर कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड क्या है दोस्तों, कॉमनली यूज डिवाइस है विच यूजेज अरेंजमेंट ऑफ बटन्स एंड की। कीबोर्ड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स एंड कीज रहते हैं। बोथ डेटा एंड प्रोग्राम, डेटा एज वेल एज प्रोग्राम कैन बी इंटर टू द कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड। अब ये कैसे, ये क्या समझ रहे हैं आप इस लाइन से, देखिए मान लीजिए वर्ड है, MS वर्ड में आप कुछ टाइप कर रहे हैं, डेटा लेटर लिख रहे हैं, ये डेटा की कैटेगरी हो गई। मान लीजिए आपने CMD खोला है, कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ है, वहाँ पे आप कुछ कमांड डाल रहे हैं, वो भी तो आप कीबोर्ड से ही डाल रहे हैं, मगर वो कमांड कहलाएगा क्योंकि उसको जैसे ही आप डाल के इंटर प्रेस करते हो तो वहाँ पे एक प्रोसेसिंग हो जाता है। ठीक है, बोथ डेटा एंड प्रोग्राम कैन बी इनपुट टू द कीबोर्ड। इट इज ए एसेंशियल डिवाइस फॉर इंटरेक्टिव प्रोसेस बिकॉज द यूजर कैन ईजिली इशू कमांड्स टू रिसीव दैट डेटा रिस्पॉन्स इमीडिएटली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अगला क्या है, माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। आप देखते होंगे माउस जब चलाते हैं इस टाइप का पॉइंटर आता है स्क्रीन, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंटर आल्सो नोन एज कर्सर और माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। माउस परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस बाय डिटेक्टिंग 2-डायमेंशनल मोशन रिलेटिवली टू इट्स सपोर्टिंग इंटरफेस। आप देखते होंगे एक माउस पैड होता है जिसके ऊपर माउस को घुमाया जाता है। मान लीजिए ये माउस पैड है आपका स्क्रीन, और स्क्रीन पे जैसे जैसे आप माउस को घुमाते हैं वैसे वैसे स्क्रीन जो ओरिजिनल है उस पर कर्सर मूव करता है। तो ये जो ये 2D जो आपका ये जो माउस पैड है इसको एक 2D एरिया के रूप में मानता है, और इसके कोऑर्डिनेट पे जो माउस की मूवमेंट है वही मूवमेंट आपको दिखती है स्क्रीन पे। ये माउस कैन बी डिफरेंट टाइप्स, लाइक वायर्ड भी हो सकता है, आजकल वायरलेस भी आया हुआ है, ऑप्टिकल भी है, मैकेनिकल भी है। पहले जो बच्चे 90s के हैं वो देखे होंगे कि एक माउस आता था जिसके नीचे एक ऐसा गोल रंग का रबर के जैसा बॉल रहता था जो कि मूव करता था घसने पे, और वही मूवमेंट दिखाता था कर्सर के रूप में। तो अब क्या हो रहा है, ये माउस नहीं आता है, एब्सोल्यूट हो गया। इसको कहते थे मैकेनिकल माउस, क्योंकि मैकेनिकल मूवमेंट से माउस काम करता था। हम लोग बचपन में ये बॉल निकाल के खेलते भी थे स्कूल में मगर अब जो आ रहा है दोस्तों, हल्का रहता है, छोटा रहता है, नीचे एक लाल कलर का लेजर जलता रहता है, LED। वो लेजर जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है उसी से वो काम करता है दोस्तों कोऑर्डिनेट पे। इसको कहते हैं ऑप्टिकल माउस, वर्क्स ऑन लेजर। जनरली माउस हैव 2 बटन्स, राइट बटन होते हैं सबको पता है, एक लेफ्ट बटन होता है, और बीच में एक स्क्रॉलर भी होता है। पहले क्या होते थे मैकेनिकल माउस में, स्क्रॉलर बहुत सारे माउस में नहीं रहते थे, सिर्फ बटन्स रहते थे। अब सारे ही माउस में स्क्रॉलर आने लगे हैं। अगला क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस लाइक द माउस। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे नहीं घूम के 3D हमारे पास स्टिक रहता है, और स्टिक को हम लोग जैसे कि गाड़ी का 4 व्हीलर का गियर चेंज करते हैं वैसे ही स्टिक जैसे जैसे हम घुमाएंगे तो वहाँ पे मूवमेंट दिखाया जाएगा स्क्रीन पे।
pivots on a spherical ball on its base. The joystick is similar to mouse except that the movement of cursor on screen stops working as soon as the user stop moving the mouse. मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जॉयस्टिक भी जो है वो सिमिलर ये माउस की तरह ही काम करता है, मगर मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन स्टॉप्स वर्किंग एज सुन एज द यूजर स्टॉप मूविंग द माउस। यहाँ पे माउस का कंट्रोल दोस्तों अलग हो जाता है। माउस हम लोग जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे ही कर्सर मूव करेगा, मगर यहाँ क्या है दोस्तों कि जो मूवमेंट है वो रियल टाइम है। जॉयस्टिक के केस में क्या है कि एक बॉल है उसके ऊपर वो स्टिक है, स्टिक को हम लोग जिस पोजीशन में रख के, जैसे कि गियर को 3 नंबर पर रख के चला रहे हैं तो चलते ही रहता है, तो स्टिक को जिस पोजीशन में रख के हम लोग छोड़े हुए हैं तो उसको प्रोसेस लगातार ही करेगा। बट द जॉयस्टिक पॉइंटर कंटिन्यूअस मूविंग इन द प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन, मतलब जहाँ आपने इसको पॉइंट कर दिया एक बार, छोड़ दिया है जब तक, तो वहाँ तक वो मूवमेंट उसका दिखाते ही रहेगा जब तक आप उसको चेंज ना करें। इसको आप समझ सकते हैं जब आप गेम खेलेंगे ना जॉयस्टिक का यूज करके, तो आप अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए एक आप कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं, जॉयस्टिक ऐसा एक डंडा है, ऐसा उसके ऊपर एक बेस है, इधर से आपका कार आगे बढ़ता है, इधर से कार आपका ब्रेक लगता है, इधर से राइट है, इधर से लेफ्ट है। तो आप अगर फॉरवर्ड करके उस डायरेक्शन में मूव करा कर जॉयस्टिक को छोड़ देंगे तो कार एकदम चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। मतलब कि जो भी प्रीवियसली आपने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करता रहेगा जब तक आप उसको चेंज ना करें। यही है दोस्तों इस लाइन का मतलब। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए लाइट पेन देखते हैं, अगला इनपुट डिवाइस। लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस शेप्ड लाइक ए पेन। पेन की तरह ही होता है देखने में, बस कनेक्टेड क्या होता है ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट से। मतलब आपका जो भी डिस्प्ले है, मॉनिटर है, उसको वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट से कनेक्टेड होता है। अच्छा, कुछ दोस्तों ने एक मेरे MCQ चीज़ पे कमेंट में पूछा भी था कि सर वीडियो का मतलब वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है या विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है? तो दोनों होता है, जो भी ऑप्शन दोनों अगर रहे, कुछ भी एक रहे तो दोनों कोई भी मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं और विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं वीडियो को, ठीक है। The tip of the light pen contains light sensitive elements which is placed against the screen, detects light from the screen. It enables the computer to identify the location of the tip of the pen on the screen. Actually just like a screen touch, आजकल जो हम स्क्रीन टच पे उंगलियां घुमाते हैं दोस्तों, तो उंगली कैसे काम करता है? स्क्रीन जो है हमारा वो एक कैपेसिटर की तरह लेयर फॉर्म किया हुआ रहता है चार्ज का अपने ऊपर। उंगली जब हम घुमाते हैं तो हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होता है और दोनों चार्ज का इंट्रैक्शन ही कमांड के रूप में इनपुट में लिया जाता है। तो वहाँ पे दोस्तों वो मूवमेंट शो करता है हमारे स्क्रीन पे। ठीक इसी तरह लाइट पेन भी जो है, लाइट पेन को जब भी स्क्रीन पे हम लोग घुमाते हैं या जब भी किसी रेफरेंस पे हम लोग उसको घुमाएंगे तो वहाँ एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल लगा है उसके टिप पे। वो जैसे जैसे लाइट जहाँ जहाँ पे जैसा वहाँ पे इनपुट ये किया गया है, ग्रिड वाइज पैटर्न में डाला हुआ है, तो जैसे जैसे लाइट पेन घूमेगा वैसे वैसे वहाँ पे इनपुट में जाएगा सिग्नल कि लाइट पेन किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। यही है दोस्तों लाइट पेन का काम। ग्राफिक्स टैबलेट, ए ग्राफिक्स टैबलेट और डिजिटाइजिंग टैबलेट या फिर इसको टफ टैबलेट्स भी कहा जाता है, इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया एंड ए स्पेशल पेन that works with it. It allows artists to create handmade images, graphical images with motion action similar to the way person draws with images with pencil and paper. ये मान लीजिए आपका डिस्प्ले यूनिट है, इसके साथ एक इस तरह का पैड कनेक्ट होता है, इसके साथ एक पेन दिया हुआ होता है दोस्तों। इस पेन से जैसे जैसे इस पैड पे ड्राइंग बनेगा वैसे वैसे स्क्रीन पे ड्राइंग बनेगा। यही है ग्राफिक टैबलेट, सीधा समझ लें ग्राफिक टैबलेट। टच स्क्रीन मैंने आपको भी डिस्प्ले कर ही दिया, बता ही दिया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है जो कि डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ लोकेशन ऑफ ए टच विद इन द डिस्प्ले एरिया। टच सेंड सिग्नल टू द कंप्यूटर एंड लोकेशन भी देता है जहाँ पे टच किया गया है। टच स्क्रीन इज ए क्विक एंड सिंपल टू यूज एंड जनरली यूज इन स्मार्टफोन्स हैव ए हाई रेजोल्यूशन एंड कैपेसिटिव टच स्क्रीन। आजकल जो भी यूज हो रहे हैं टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज होते हैं दोस्तों, याद रखें। पहले जो सबसे पहले नोकिया और सैमसंग का टच स्क्रीन मोबाइल आया था वो दोस्तों रजिस्टिव टच स्क्रीन था, रजिस्टिव टच स्क्रीन था। उसमें या तो टच करना पड़ता था बहुत ही जोर से या तो फिर किसी पेन से, एक पेन आता था उससे एकदम टिप जो होता था, टिप उससे टच करने से काम करता था। तो वो क्यों करता था कि वो रजिस्टिव टच स्क्रीन था दोस्तों। और अभी जो आता है कैपेसिटिव है, कैसे भी टच करें आराम से टच काम करता है। अब रजिस्टिव टच स्क्रीन नहीं आता है, एब्सोल्यूट हो गया ये टेक्नोलॉजी। अगला क्या है, स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ये इमेज को टेक्स्ट या किसी भी लेटर को टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है डिजिटल फाइल में और कंप्यूटर को में स्टोर करता है या फिर डिस्प्ले करता है जो स्कैन ऑब्जेक्ट। स्कैनर कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड मैनिपुलेटेड लेटर। बाद में मान लीजिए PDF बना के उसको यूज कर सकते हैं, वर्ड बना के यूज कर सकते हैं स्कैन करने के बाद। इट इज मेनली यूज टू कन्वर्ट ए स्कैन डॉक्यूमेंट्स इन ए डिजिटल फॉर्मेट। आप समझ ही गए होंगे, जो भी आपका मैनुअली डॉक्यूमेंट है उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में PDF वर्ड किसी भी रूप में रख सकते हैं स्टोर करके। बारकोड रीडर, आजकल मॉल में, दुकानों में, मेडिसिन शॉप्स में फटाक से उठाया सामान, पीछे एक बारकोड है, स्कैनर मारा ऐसे गन को और प्राइस विथ ऑल डिटेल्स इज डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर। आपकी बिल जनरेट हो जाती है मिनटों में नहीं सेकेंड्स में। तो ये किसका कमाल है, तो बारकोड रीडर का कमाल है। आप देखते होंगे एक ऐसा यूनिट आता है
पकड़ के यहाँ से स्कैन कर लिया जाता है जो भी बारकोड है, समझ गए। यही होता है बारकोड रीडर। इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होता है यूपीसी किसी भी प्रोडक्ट का, उसको स्कैन करके उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। ए बारकोड रीडर इमिट्स ए लाइट ऑफ बीम विच रिफ्लेक्ट्स द बारकोड इमेज। आउटपुट डिवाइसेज, आप पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेज। एंड आउटपुट डिवाइस इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट, ये भी हार्डवेयर का इक्विपमेंट का एक पार्ट है, यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग विच आर कैरिड आउट बाय द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहरी दुनिया को डिस्प्ले करने का क्या काम है इसका, जो भी आउटपुट प्रोसेस किया है कंप्यूटर ने। आउटपुट डिवाइसेज कैरी द रिजल्ट ऑफ वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द यूजर। सम ऑफ द डिवाइसेज विच आर यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेस रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। चलिए पहला देखते हैं मॉनिटर। सब जानते हैं पहले मॉनिटर आता था इस टाइप का, अब मॉनिटर आ रहा है टीएफटी एकदम फ्लैट स्लिम। तो मॉनिटर क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करता है। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बहुत सारे मॉनिटर्स पहले स्क्वायर भी आते थे। इसका रिफ्रेश रेट होता है डॉट पिच होता है। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि इसके अंदर पिक्सल्स होते हैं, ये पिक्सल्स एक सेकंड में कितनी बार जलते हैं घुसते हैं रिफ्रेश होते हैं, ये डिस्प्ले रेट है। रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है पिक्सल पर इंच, पीपीआई में किया जाता है इसको। ये भी दोस्तों फुल फॉर्म याद रखें, पीपीआई का फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, पिक्सल पर इंच। मान लीजिए स्क्रीन का 1 इंच बाय 1 इंच, बाय 1 इंच आप नहीं देखें, सीधा 1 इंच का एक लेंथ ले लें, इस लेंथ में कितना पिक्सल है, ये छोटा छोटा पिक्सल, यही है पिक्सल पर इंच, ठीक है। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। वेरियस टाइप्स ऑफ मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड से जो बना है एलईडी मॉनिटर। पहले आता था एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर से बना हुआ टीएफटी मॉनिटर। अब आजकल आ रहा है 3D मॉनिटर्स भी, जो कि 3D इमेज को भी डिस्प्ले करने में उसकी पॉसिबिलिटी है उसके पास। तो एलसीडी क्या है, एलसीडी एक स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड होता है जो दो इलेक्ट्रोड के प्लेट के बीच में सैंडविच रहता है, और जब भी इसके थ्रू और इसके ऊपर एक पोलराइजर का भी लेयर लगा होता है, जब भी हम कमांड डालते हैं इलेक्ट्रोड में तो उस टाइप से डिस्प्ले ये दोस्तों हम लोगों को मोनोक्रोम पिक्सल्स मतलब ब्लैक एंड वाइट हम लोग को डिस्प्ले करता है। कैलकुलेटर में जो हम लोग देखते हैं ना, इस टाइप का 0 आता है, 1 आता है, इस टाइप का 2 लिखा हुआ आता है, तो ये एलसीडी है दोस्तों। एलईडी जो टीवी है हमारा, आजकल जो कंप्यूटर में स्क्रीन आ रहा है सारा एलईडी आ रहा है। टीएफटी पहले आता था एक्टिव मैस्टिक डिस्प्ले होता है, यहाँ पे जो है छोटे छोटे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि डायोड के मतलब लाइट इमिट करके डिस्प्ले का काम करते हैं। 3D मॉनिटर्स जो है इसमें डेप्थ परसेप्शन का एक टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, जिसके कारण ऐसा फील होता है कि इमेज जो डिस्प्ले हो रहा है वो 3D है। प्रिंटर इज आल्सो आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूसेज हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। स्कैनर क्या था कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं, और प्रिंटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड में आउटपुट की तरह निकाल सकते हैं, फिजिकली निकाल सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग जो प्रिपेयर किए हैं कंप्यूटर में एज ए सॉफ्ट कॉपी, उसको परमानेंट बना सकते हैं, परमानेंट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंटर। द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इज नॉर्मली रेटेड आइदर बाय पेजेज पर मिनट पीपीएम और बाय कैरेक्टर्स पर सेकेंड। या तो कितना पेज पर मिनट निकाल रहा है प्रिंट करके, या तो कितना कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है पर सेकेंड। ये दोस्तों याद रखें, ये आता है, फुल फॉर्म भी आता है और एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी से आते हैं। दोस्तों अपने हेक्टिक शेड्यूल से टाइम निकाल के आपके लिए वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम चैनल को अप्रिशिएट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अच्छा, प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। यहाँ पे क्या है, प्रिंटर को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए दोस्तों, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सीधा आप समझ लें कि कैटेगरी किस बेसिस पे बांटा गया है। कि एक तो होता है, पहले आप टाइपराइटर भी देखते होंगे कि प्रिंट जब होता है तो ठक ठक की आवाज़ आती है, मतलब जो हम दबाते हैं बटन वो एक इम्पैक्ट डालता है पेज के ऊपर और उसको वहाँ पे हल्का धसा भी देता है, पेज पे दाग भी पड़ जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंट होगा ना दोस्तों, तो पेज के पीछे दाग उभर जाते हैं। इम्पैक्ट मतलब फोर्स के साथ जो प्रिंट किया जाता है उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अब वो कैटेगरी बहुत ही कम है, हालांकि रेलवे में भी यूज होती है टिकट प्रिंट करने के लिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, जो कि आवाज़ भी बहुत करता है, कैं करके पूरा निकालता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डीजी व्हील प्रिंटर आता था पहले, लाइन ड्रम प्रिंटर आता था, अब नहीं आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आजकल जितने भी मॉडर्न प्रिंटर है सारे नॉन इम्पैक्ट हैं। कोई प्रिंट पेज के पीछे इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है, कोई दाग नहीं रहता है। नॉन इम्पैक्ट मतलब नॉन फोर्स नहीं अप्लाई करता है पेज के ऊपर, डायरेक्ट प्रिंट होता है। इसमें इंकजेट है, थर्मल है, लेजर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है। प्रिंटर के बाद क्या है दोस्तों, प्लॉटर भी एक दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर की तरह ही है भाई। यहाँ पे क्या है, प्लॉटर बना है प्लॉट से। हम प्लॉट करने की सुविधा है, पेन पेंसिल या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि प्लॉट करने का मतलब क्या है कि बड़े बड़े जो डिजाइन बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया था A0 A1 साइज में बनते हैं, वो बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर हो गया या ब्रिजेज का आर्किटेक्चर हो गए, सिविल ड्राइंग्स हो गए, तो वहाँ पे प्लॉट किया जाता है पेंसिल पेन या किसी भी लाइट पेन से।
तो जो दोनों काम कर सके, बड़े बड़े प्रिंट निकाल भी सके, प्लॉट भी करने की सुविधा दे, वेक्टर ग्राफिक्स, तो उसे क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। इसका मेन यूज दोस्तों जो हम लोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन करते हैं कैट टूल यूज करके, उसमें होता है। आजकल क्या है कि बड़ा जितना भी कन्वेंशनल प्रिंटर है दोस्तों, वो भी A0A1 को सपोर्ट करने लगा है। कलर प्रिंटर भी यहाँ तक A0A1 के आ गए हैं। तो अब प्लॉटर का थोड़ा वैल्यू भी खत्म, मतलब कि एब्सोल्यूट हो रहा है दोस्तों। स्पीकर्स और एक आउटपुट डिवाइस है जो कि साउंड के फॉर्म में आउटपुट को निकालता है। म्यूजिक या किसी मल्टीमीडिया या कोई सा भी गेम वेम खेलने में हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा स्टोरेज डिवाइसेज। कंप्यूटर्स में स्टोरेज डिवाइसेज का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। दिस यूनिट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट रिजल्ट, प्रोसेस्ड डेटा एंड दस प्रोवाइड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड बाय द यूजर और अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स। मतलब क्या है, डेटा हमारा जो कि अभी तक हमने इनपुट करके बस नहीं, मान लीजिए इनपुट भी नहीं किया है, पेन ड्राइव में स्टोर करके रखा है, पेन ड्राइव लगाया हमने, उसको इनपुट किया, उसके बाद वो प्रोसेस होने में क्या है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी देगा, उसके बाद फुल प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन की तरह देगा। ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दोस्तों स्टोर कहाँ पे होगा, या तो कभी पेन ड्राइव में होगा, कभी हमारा रोम में होगा, उसके बाद कैश रैम में चला जाएगा, रैम से रजिस्टर मेमोरी में चला जाएगा। तो ये चारों क्या है कि स्टोरेज डिवाइसेज ही है, बस इसका कोई प्राइमरी है तो कोई सेकेंडरी है, तो मगर है तो स्टोरेज डिवाइसेज ही। तो जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो स्टोरेज डिवाइसेज का वहाँ पे सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है। पहला है हमारा प्राइमरी मेमोरी। इसको मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों, विच इज करेंटली इन यूज बाय द कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम भी दूसरों 2 टाइप का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, रैम और रोम में क्या अंतर है दोस्तों, रैम का जैसे ही पावर गेट्स स्विच्ड ऑफ ऑल डेटा आर लॉस्ट। रोम में ऐसा नहीं होता, ये नॉन वोलेटाइल होता है दोस्तों, ये वोलेटाइल होता है। विच रिटेन्स द डेटा इवन व्हेन द पावर गेट्स स्विच्ड ऑफ। पावर ऑफ होने से कोई मतलब नहीं है, आपके कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है स्टोर ही रहेगा। रोम भी दोस्तों, प्रोग्राम एंड डेटा कैन नॉट बी अल्टर्ड आर स्टोर्ड इन रोम। और रोम भी दोस्तों 3 टाइप के होते हैं प्राइमरी। एक होता है प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम जिसे कहते हैं, एक होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। दोस्तों ये फुल फॉर्म के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, फुल फॉर्म इसका आता है, याद रखें इसको। सेकेंडरी मेमोरी क्या है दोस्तों, द कंप्यूटर सिस्टम यूजेस सेकेंडरी मेमोरी टू स्टोर डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। इट स्टोर्स द डेटा परमानेंटली। जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD रोम, ये सब सारे सेकेंडरी मेमोरी है, ये परमानेंट स्टोरेज के लिए काम आते हैं डेटा के। यूजर कैन एक्सेस और रिट्रीव द डेटा व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज इंक्लूड एज फॉलोज। मैग्नेटिक स्टोरेज पहले यूज होता था, जो रील वाला फीता वाला हम लोग VCR या फिर ऑडियो कैसेट सुनते थे, वो मैग्नेटिक स्टोरेज था दोस्तों। हालांकि फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये कैसेट वाला मैग्नेटिक टेप हो गया, या हार्ड डिस्क ड्राइव जो पुराने आते थे, तो वो सब मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज पे ही काम करते थे। एक्चुअली फ्लॉपी के अंदर भी एक इस टाइप का चक्री नुमा मैग्नेटिक डिस्क होता था, काले कलर का। ऑप्टिकल स्टोरेज, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सारे ऑप्टिकल स्टोरेज हैं। अगला है सॉलिड स्टेट डिवाइस। आजकल जितने भी PD हैं, पेन ड्राइव, SSD हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस। आजकल हार्ड ड्राइव की जगह पे कंप्यूटर में SSD यूज होते हैं। ये सारे क्या है, मॉस चिप के बने हुए होते हैं, मॉसफेट के बने होते हैं। तो ये सारे सॉलिड स्टेट स्टोरेज टेक्निक्स हैं। ये माइक्रोचिप बेस्ड, सिलिकॉन माइक्रोचिप बेस्ड स्टोरेज आर्किटेक्चर पे काम करते हैं दोस्तों। इट इंक्लूड्स पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। अच्छा, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों। SDD डिस्क इज यूज फॉर स्टोरिंग रिट्रीविंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूजिंग रोटेटिंग डिस्क। एक्चुअली दोस्तों हम लोग जो हार्ड ड्राइव देखते हैं उसको अगर आप कभी खोल के तो मत देखिए, ख़राब हो सकता है। कोई ख़राब हार्ड ड्राइव मिले या किसी भी कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप पे जब आप जाइएगा, तो एक्चुअली हार्ड डिस्क अपना अपना इस टाइप का होता है, यहाँ पे कुछ पिन्स होते हैं, मगर जब आप इसे खोलिएगा तो इसके अंदर चकड़ी नुमा स्टैकिंग किया हुआ, मतलब एक नहीं, ऐसे 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 बहुत सारे डिस्क रहते हैं, और उसके ऊपर एक इस टाइप का पिन होता है जो कि इसे रीड करता है। ये दोस्तों यहाँ पे जो एक गोल ऐसा है आगे में बना होता है, ये मोटर से कनेक्ट होकर घुमाता है इसको, बहुत स्पीड में घूमता है अंदर में और रीड किया जाता है डेटा को। और प्रोग्राम्स ऑफ ए कंप्यूटर आर इंस्टॉल इन द हार्ड डिस्क। प्रोग्राम जितने होते हैं, एप्लीकेशन, वो सारे हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। हमारा विंडोज़ भी हार्ड डिस्क के C ड्राइव में स्टोर होता है दोस्तों, जहाँ से हम कंप्यूटर का सारा काम करते हैं। इट इज़ ए फिक्स्ड डिस्क, कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ड्राइव। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क जिसे डिस्केट भी कहा जाता था, अब यूज नहीं होता, एब्सोल्यूट है। ये भी दोस्तों स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर पाता था, 512 KB, 1 MB, 2 MB, यही था इसका स्टोरेज कैपेसिटी दोस्तों। अब यूज ही नहीं होता है। ये भी राउंड डिस्क शेप का होता है, अंदर में ऊपर से ऐसा दिखता है, ऊपर से ऐसा दिखता है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक टेप होता है इसके अंदर, मैग्नेटिक डिस्क जिसे कहते हैं, उस पर आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है दोस्तों, ये याद रखें, आ सकता है। अच्छा, फ्लॉपी जब अवेलेबल होते थे तो 3 साइज में, एक 8 इंच, एक 5 1/4 इंच, एक 3 1/2 इंच, मतलब 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच में स्टोर मिलते थे दोस्तों। ये रिमूवेबल थे, ये जब काम है लगाइए, जब नहीं काम है निकाल लीजिए।
अच्छा, मैग्नेटिक टेप, दिस टाइप्स मेड ऑफ प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि ऑडियो कैसेट या वीसीआर के कैसेट में रहता था, फीता हम जिसे कहते थे। इट इज़ यूजुअली 12.5 mm टू 25 mm वाइड, 500 mm टू 1200 mm लॉन्ग। मैग्नेटिक टेप्स होल्ड मैक्सिमम डेटा विच कैन बी एक्सेस सिक्वेंसली। दोस्तों यहाँ पे सिक्वेंसली एक्सेस होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैग्नेटिक टेप में डेटा कैसे एक्सेस होता है। तो सिक्वेंसली क्यों होता है, ये देखिए आपका टेप का दो घुमाने वाला है, इससे टेप यहाँ से इस प्रकार से मूव करता है, यहाँ हेड होता है जो इसे रीड करता है। तो गाना का अगर एक पार्ट यहाँ है तो अगला पार्ट यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, तो सीक्वेंस में ही दोस्तों ये मूव करेगा, एक के बाद एक रीड करेगा और आपको आउटपुट देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ रीड करने के बाद यहाँ रीड कर लेगा फिर यहाँ रीड कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। मगर डिस्क जो होते हैं सीडी, वहाँ पे सेक्टर्स बने होते हैं ऐसे ऐसे, एक डेटा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। तो मान लीजिए लेजर का जो पॉइंट है वो कभी यहाँ पॉइंट कर देता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, वो मूवेबल है। तो कहीं भी ये यहाँ पे जो आपका सीडी होता है वहाँ रैंडम डेटा एक्सेस होता है, और टेप जो होता है वहाँ सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस होता है। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज होता है यहाँ पे। ए सीडी इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए डेटा स्टोरेज अलॉन्ग विथ स्टोरिंग ऑफ डिजिटल ऑडियो। द फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन दिस पार्टिकुलर कॉन्टिग्यूअस सेक्टर। मैंने अभी बताया था आपको कि सेक्टर्स बटे होते हैं, ऐसे ऐसे सेक्टर्स बटे होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, याद रखें, डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी इज आल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क। सुपर डेंसिटी डिस्क को क्यों कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। अब ये एब्सोल्यूट हो चुका है, क्योंकि जब हम लोग बचपन में हम लोग देखते थे कि एक एक मूवी के लिए पहले वीसीडी जो होता था उसमें 3-3 डिस्क लग जाते थे, और जब डीवीडी आया तो एक एक डिस्क में 5-5 मूवी आने लगे, तो इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसके सुपर डेंसिटी डिस्क कहा जाता है। इसका अलग और नाम क्या है, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क का, और दूसरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। डीवीडी ऑफर्स हायर सेकेंडरी स्टोरेज देन सीडी। वही जो वीसीडी में सीडी यूज होता था, डीवीडी में डीवीडी यूज होता था, हैविंग द सेम डायमेंशन होते हुए भी ज़्यादा डेटा कैपेसिटी मिलता है। जैसे कि मेमोरी कार्ड हमारा सारा इतना ही बड़ा होता है, आप 500 MB का 512 MB का लें, 2 GB का लें, या आजकल 1 TB का भी आ रहा है, तो एक ही साइज होता है दोस्तों। मेंटेनिंग द सेम डायमेंशन, स्टोरेज कैपेसिटी बिकम्स हायर, सो इट इज नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क। अच्छा, ब्लू रे डिस्क क्या होता है, इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू रिकैप्चर द डेटा नॉर्मली इन डीवीडी फॉर्मेट। ब्लू रे डिस्क कंटेंस 25 GB 23.31 GB पर लेयर स्पेस। पर लेयर स्पेस में 25 GB का स्पेस प्रोवाइड करता है ब्लू रे डिस्क। द नेम ब्लू रे डिस्क रेफर्स टू द ब्लू लेजर यूज्ड टू द डिस्क विच अलाउ द इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड एट ग्रेटर डेंसिटी देन द लॉन्गर वेवलेंथ रेड लेजर यूज्ड इन डीवीडी। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, आप समझ में आपको जरूर आ जाएगा, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, विब ग्योर ये हमारा जो भी ये रेनबो जो बनता है उसका कलर है। इसमें जब आप रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ जो लेम्डा होता है सबसे ज़्यादा होता है, और जब वायलेट की तरफ जाएंगे तो यहाँ न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ आपका इधर से इधर बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी आपका इधर से इधर बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा ऑसिलेशन 1 सेकेंड में वेव करता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम रेड, डीवीडी में कौन सा लेजर यूज होता है रीड करने के लिए, रेड, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, ये 1 सेकेंड में 5 बार मान लीजिए ऑसिलेट कर पा रहा है। तो 5 बार ऑसिलेट करने का मतलब 5 क्रेस्ट ऊपर का और 5 ट्रो, मतलब 10 डेटा ये फेच करेगा। और एक ब्लू लेजर लगा हुआ है, ब्लू लेजर जो कि ब्लू रे डिस्क को फेच करता है डेटा, तो वो दोस्तों 1 सेकेंड में मान लीजिए 100 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो 200 टोटल ट्रो और 100 ट्रो और 100 आपका क्रेस्ट बनेगा, तो आपका टोटल 200 डेटा ये फेच कर लेगा। इसीलिए इसका ब्लू रे डिस्क का ब्लू रे लेजर यूज होता है इसमें रीड करने के लिए, इसी नाम इसका ब्लू रे डिस्क है, इसीलिए इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। थोड़ा सा इतना डेप्थ में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कैपेसिटी याद रखें, और मैं आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा टेक्निकली बता दिया कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, मेमोरी कार्ड्स, दीज आर द डेटा स्टोरेज डिवाइसेज इन ए चिप शिफ्ट। मैंने जो बताया इस टाइप का चिप आप देखे ही होंगे, चिप शिफ्ट विच कैन स्टोर डेटा इन इट। दे आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, स्मॉल रिकॉर्डेबल, इजी पोर्टेबल एंड वेरी लाइट वेटेड। अच्छा, अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। देखिए, 1 बिट बाइनरी डिजिट को कहते हैं 0 या 1। एक निब्बल में कितना बिट्स होता है, 4 बिट। अच्छा, एक बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट, या फिर इसे 2 निब्बल भी कह सकते हैं। एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, एक एमबी में 1024 केबी होता है। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, देखिए 1024 MB का मतलब हुआ 1 GB, 1024 GB का मतलब हुआ 1 TB मतलब टेराबाइट। दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। वो बेसिक्स है, वो उतने मतलब कि वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सब जानते हैं, तो वैसा नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन आपको यही आएगा, जैसे कि 1 जेटाबाइट इक्वल टू कितना होगा, वो ऐसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए 1 जेटाबाइट इक्वल टू हाउ मेनी गीगाबाइट। तो यहाँ आप देखें कि 1 जेटाबाइट का मतलब क्या है,
1024 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट का मतलब क्या है? 1024 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट का मतलब क्या है? 1024 टेराबाइट। और 1 टेराबाइट का मतलब है 1024 गीगाबाइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको अगर पता है कि 1 जेटाबाइट का मतलब 1024 एक्साबाइट है, और ये पता है कि 1024 इंटू 1024 पेटाबाइट हो गया ये, और 1024 टू द पावर अगर 4 कर दें, काहे कि 1 पेटाबाइट में आपको 1024 टीबी होगा और 1 टीबी में 1024 जीबी होगा, तो इतना जीबी हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप का आ सकता है कि 1 जेटाबाइट में 1024 टू द पावर 4 जीबी होगा। तो दोस्तों ये पूरा आप याद करें यहाँ से यहाँ तक। क्या है देखिए, 1 गीगाबाइट मतलब 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 पेटाबाइट, 1 जेटाबाइट इक्वल टू 1024 एक्साबाइट, 1 योटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1024 योटाबाइट, और 1 जियोपो बाइट इक्वल टू 1024 ब्रोंटोबाइट। तो दोस्तों ये एकदम कंठस्थ कर लें इसको। अगला टॉपिक देखिए क्या है, डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है कि कंप्यूटर में डेटा किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है और किस प्रकार से हम नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर का वो पढ़ेंगे यहाँ पे। कि हम जैसे ABCD लिखते हैं तो ABCD ASCII कोड में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में जाता है, तो ASCII कोड किस में रहता है? बाइनरी में रहता है कि उसके अलावा और भी कोई नंबर सिस्टम है? डेसिमल में तो नहीं ही रहता है। तो वो सारे नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं जिसमें डेटा रिप्रेजेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो नंबर सिस्टम पहले क्या है? इट डिफाइंस सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। Digital computers internally use the binary number system to represent data and performs arithmetic calculation। मतलब डिजिटल कंप्यूटर में ABCD EFGH कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में आता है दो ही चीज, 0 या तो 1। अगर इनपुट सिग्नल प्लस है तो 0, ये माइनस है तो 1, या कभी कभी माइनस को भी 0 मानेगा, प्लस को भी 1 मानेगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों उसका इंटरफेस कैसा है कंप्यूटर का, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि 0 और 1 को कंप्यूटर समझता है। तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हम लिखें, वो 0 और 1 के में जब तक रिप्रेजेंट नहीं होगा कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। इसी को कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी में ये रिप्रेजेंट भी करेगा डेटा को, इनपुट भी लेगा, आउटपुट भी देगा और परफॉर्म करेगा प्रोसेसिंग भी। मगर होता क्या है कि हम लोग अपने हिसाब से इनपुट देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, बीच में कन्वर्टर होता है जैसे कि कंपाइलर असेंबलर, वो क्या करता है उसको लो लेवल में चेंज कर देता है बाइनरी, फिर वो प्रोसेस होता है बाइनरी में ही आउटपुट भी आता है, फिर कंपाइलर असेंबलर क्या करता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करके हमको आउटपुट में दिखाता है। क्योंकि इंसान समझते हैं HLL हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर समझता है LLL लो लेवल लैंग्वेज। तो देखिए बाइनरी है तो जरूर, मगर बाइनरी के भी कुछ और भी हायर वर्जन है, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसमें क्या है दोस्तों कि पेयर्स, 3 के पेयर 4 के पेयर बना के बाइनरी के एक सिंगल डिजिट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी वही जो है ऑक्टल या हेक्सा में चेंज हो जाता है। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। पहला है बाइनरी। द सिस्टम इज वेरी एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर्स बट नॉट फॉर ह्यूमन। सही बात है। इट कंटेन्स ओनली 2 यूनिक डिजिट्स 0 and 1। इट इज ऑल्सो नोन एज बेस 2 सिस्टम, जो कि 2 ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, तो बेस 2 सिस्टम इसको कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, मैथमेटिक्स में जो यूज होता है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं दोस्तों, इसीलिए 10 डिजिट है इन टोटल, तो बेस 10 सिस्टम कहा जाता है। अगला है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स, 0 से लेकर 7 तक के डिजिट इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इसको बेस 8 सिस्टम कहा जाता है दोस्तों, बेस 8 सिस्टम। हेक्साडेसिमल क्या है? इट इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ वर्किंग विथ बाइनरी नंबर्स। मैंने क्या कहा था, मान लीजिए बाइनरी ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको 4-4 का पेयर कर देंगे और एक जो है वो हेक्सा में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो बाइनरी का शॉर्ट हैंड हो गया हेक्सा। जो कि यहाँ पे 0 से लेकर 9 10 डिजिट हुए, उसके बाद ए से लेके एफ तक क्या हुआ, ABCDEF। तो दोस्तों टोटल 6 इधर 10 इधर, तो 10 + 6 16 रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 16 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको बेस 16 सिस्टम भी कहा जाता है हेक्साडेसिमल को। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ देख लें कि कन्वर्ट कैसे किया जाए डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ समझ लें। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसको कहा जाता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसको कहा जाता है। मान लीजिए 1 0 1 1 में अगर है तो सबसे जो आपका राइट हैंड में है इसको LSB कहा जाएगा, और सबसे जो लेफ्ट हैंड में है उसको MSB। आपका लेफ्ट हैंड बोल रहा हूँ, आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड के हिसाब से देखें, इसको कहा जाएगा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो चलिए कन्वर्जन कैसे होता है ये देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 43 का। 43 हमारा बेस 10 है, मतलब डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, मतलब बाइनरी में। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 43 यहाँ पे क्या है, LSB क्या है 3, LSB क्या हुआ इसका 43 का लोअर लीस्ट सिग्निफिकेंट 3, और यहाँ पे क्या है 4, MSB क्या है 4। तो हम लोग डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि 3 है, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2। पहले 2 से 43 को डिवाइड कर देंगे। नोट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर शुड बी 0 और 1। यहाँ से कितना बार में आएगा,
21 बार में आएगा। तो 21 से क्या हुआ 42, रिमाइंडर कितना आया 1। रिमाइंडर शुड भी क्या कर रहा है 0 या 1। ठीक है 1 आया हमारा रिमाइंडर, तो 1 आया तो हम लोग 1 इधर लिख देंगे, LSB में 1 चला गया। अब क्या आया 21 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर से 1 आया, फिर से 1 को LSB के बगल में लिख देंगे। फिर ये क्या बचा 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ 10 0, तो यहाँ फिर 0 लिख देंगे। फिर 5 को 2 से करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे फिर 1 लिख देंगे। ये 2 बचा, तो 2 को फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो फिर 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा देखिए तो अब क्या बन रहा है 1, सॉरी ये रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा था, 0 यहाँ चला जाएगा। 1 मिनट, ये थोड़ा ये दोस्तों इसको मिटाइए, यहाँ पे लास्ट में एक बार फिर से देख लें। एक्चुअली जब आप एक बार समझ जाएंगे तो इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रहेंगे। तो फिर भी मगर यहाँ पे हम लोग एक बार देख लें कि 43 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए हम लोगों ने, मैं फिर से आपको एक बार पूरा ही करके दिखाता हूँ, क्योंकि चलिए फिर से एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। 43 यहाँ 2 से मैंने मान लीजिए डिवाइड किया, तो कितने बार में ये खा रहा है 21 दूनी 42, तो 42, यहाँ पे 1 बचा, तो रिमाइंडर जो है यहाँ पे 1 चला गया। रिमाइंडर जाता है दोस्तों, ये रिमाइंडर कहलाता है और ये कोशेंट कहलाता है। उस समय थोड़ा गंदा हो गया था यहाँ पे, तो इसलिए आपको थोड़ी सुविधा हो गई। यहाँ पे 1 हम लोगों ने ले आया। अब यहाँ पे 21 फिर है 2 से डिवाइड किया, कितना बार में 10 बार में, यहाँ 20 आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, फिर रिमाइंडर यहाँ चला जाएगा। अच्छा अब फिर से देखें 10 है यहाँ पे, 10 को करेंगे कितना बार में 5 बार में, यहाँ 10 हुआ, रिमाइंडर कितना रहा 0 यहाँ चला गया। फिर यहाँ क्या है 5, फिर 5 को लाए कितना बार में 2 बार में, 4, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कहाँ चला गया यहाँ चला गया। फिर यहाँ क्या है 2, फिर 2 को किए कितने बार में 1 बार में 2, ये कितना बचा 0, ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों रिमाइंडर यहाँ पे। और ये क्या है लास्ट का जो आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि अगर या तो 1 हो या तो 0 हो, तो उस काहे कि जब 5 बचा 4 बचा तो नहीं, ये बाइनरी में नहीं आया क्वेश्चन। आपको लास्ट में अगर 0 या 1 दोनों में से कुछ एक बचे, तब आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख देना है। तो देखिए आपका टोटल क्या है 101011, ठीक है 101011, यहाँ भी यही दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है, ये तो बेस 10 था, यहाँ आप बेस 2 लिख देंगे। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे इसी को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहले हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, लिख लेंगे 101011। ये क्या रहा आपका LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये रहा MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखिए दोस्तों 2 लिखें और सारे के नीचे आप 2 लिख दें, पहले 2 लिख दें। आप पावर बैठाना स्टार्ट करें 2 to the 0 से, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, ठीक है। और सबके बीच में जोड़ दें प्लस। चलिए 2 to the power 5 कितना होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, प्लस 2 to the power 4 कितना होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 2 to the power 0 1। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो इंटू 1, इसके करस्पॉन्डिंग 0 इंटू 0, इसके करस्पॉन्डिंग 1 इंटू 1, इसके करस्पॉन्डिंग 0 इंटू 0, इसके करस्पॉन्डिंग 1 इंटू 1, इसके करस्पॉन्डिंग 1 इंटू 1। अब लिखें इसे 32 से कम है 32 प्लस 0, 16 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, प्लस 4 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 1। आप इसको जोड़ें आ जाएगा 43। ये देखिए कन्वर्ट हो गया। बाइनरी टू डेसिमल भी आप सीख गए, डेसिमल टू बाइनरी भी आप सीख गए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कंप्यूटर कोड्स। अच्छा एक और एग्जांपल दिया है, इसको आप देखिए करके देखें क्या है 1 1 0 1 1 0। तो अब डायरेक्ट आप लिखें आप 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। ये क्या हो जाएगा 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ये क्या हो गया 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। 4 2 6 6 12 10 22 2 24 30 54। आंसर आ गया 54। देखिए 54 पुट यहाँ पे आप भेज दे देंगे 10, जो कि ये डेसिमल में है। अच्छा कंप्यूटर कोड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर कोड्स इन कंप्यूटर एनी कैरेक्टर लाइक अल्फ़ाबेट डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ 1 और 0 और एक यूनिक कोड पैटर्न में होता है दोस्तों।
द बाइनरी कोडिंग स्कीम दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर एज फॉलोज। मैंने आपको आस्की के बारे में बताया था, ये देखिए आस्की आपका कीबोर्ड जो काम करता है वो आस्की कोड पे काम करता है। और भी दो कोड है BCD और EBC DIC। तो इसमें मैक्सिमम आपसे जो पूछा जाता है वो फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद कर लें अच्छे से। BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज, और EBC DIC का मतलब है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये तीनों का कंठस्थ कर लें फुल फॉर्म। अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर जो कंप्यूटर का है दोस्तों, CPU, VDU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इसके साथ एक सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर सिस्टम रन नहीं कर सकेगा, ना हम इनपुट दे पाएंगे ना आउटपुट देख पाएंगे। तो वही जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का उसको कहते हैं OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम्स है, जो कि कमांड देता है हार्डवेयर को कि आपको फंक्शन किस तरीके से करना है, कौन सा डेटा किधर जाएगा, कौन सा किस एड्रेस पे जाएगा, एड्रेस का क्या लोकेशन है, ये सारा चीज़ सॉफ्टवेयर ही मतलब कि डिफाइन करता है। और सबसे बड़ा चीज़ जो डिफाइन करता है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, आप और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस है वो डिसाइड करता है, वो डिफाइन करता है OS आपका। विंडोज, जैसे कि विंडोज है ना, आप लैपटॉप पे MS वर्ड में कुछ लिखते हैं तो आप लिख कैसे पा रहे हैं, आप तो बस कीबोर्ड पे बटन हिला रहे हैं, मगर बटन हिलाने से जो ASCII कोड जा रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, उसके जरिए रिप्रेजेंट हो रहा है MS वर्ड में। तो ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता हो, और सेवरल प्रोग्राम्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो कि पूरा OS है, कोर OS जो होता है आपका, जिसमें कि ड्राइवर्स होते हैं। आप जानते होंगे कि ड्राइवर्स होते हैं बहुत सारे, अगर कोई ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए तो काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए कीबोर्ड का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया तो कीबोर्ड काम करना बंद कर देगा। तो वो ड्राइवर्स जितने भी हैं और OS जो कोर आपका ड्राइव C है वो पूरा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ये एक एक जो सॉफ्टवेयर है ये एक एक मशीनरी, एक एक जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के हार्डवेयर में उसको कंट्रोल करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर हो गया, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, जैसे कि कैनवा हो गया, जैसे कि आपका म्यूजिक वीडियो प्लेयर VLC हो गया, ये सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है कि कंप्यूटर के OS के ऊपर ये प्रोग्राम रन करते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल टास्क्स। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर से आप एक बार देखें, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीरीज ऑफ प्रोग्राम है जो कि परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन इन ऑर्डर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ये चारों फंक्शन है, ऑप्शन करके आपको पूछा जा सकता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। सिंगल यूजर, सिंगल यूजर क्या है दोस्तों, एक बार में एक ही यूजर इसको यूज कर पाएंगे, जैसे कि MS DOS, Windows 9X। मल्टी यूजर का मतलब क्या है, 2 और मोर यूजर्स रन द प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। यूनिक्स, लाइनक्स, Windows 2000/7 ये इसके वर्जन है जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अगला क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर का मतलब है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज़्यादा यूजर एक बार में यूज कर सके। और मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही यूजर रन कर रहा है मगर मल्टीटास्क एक बार में परफॉर्म कर रहा है। मोर देन वन प्रोग्राम्स टू बी रन कंकरेंटली, एक साथ। तो लाइनक्स, यूनिक्स और Windows 95 सबसे फर्स्ट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये याद रखें, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि सबसे पहला मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था विंडोज़ में। तो विंडोज़ में Windows 95 था। ऐसे अगर ओपन लाइसेंस, जिसका ओपन लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाए तो वहाँ पे यूनिक्स या फिर लाइनक्स होगा दोस्तों। अच्छा, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, सपोर्ट रनिंग ए प्रोग्राम ऑन मोर देन वन CPU, जो कि आप जानते हैं ना 8 कोर CPU कहलाता है, 4 कोर CPU कहलाता है, 5th जनरेशन है। ये सब क्या है दोस्तों, एक CPU नहीं होते हैं। मल्टी कोर का मतलब एक से ज़्यादा CPU के चिप एक ही IC पे प्लेस्ड होते हैं। तो एक प्रोग्राम को मान लीजिए एक CPU 1 घंटा में कर पाता, तो वहाँ पे 6 CPU को एक प्रोग्राम को बांट के दे दिया गया, फ्रेगमेंट करके, तो वो क्या करेगा 1/6 आवर में ही काम को कंप्लीट कर देगा। इसीलिए मल्टी कोर CPU वाले प्रोसेसर बहुत फास्ट होते हैं और कंप्यूटर थोड़े महंगे होते हैं। तो पहला है इसमें यूनिक्स और Windows NT 2000। रियल टाइम क्या होता है, जो सेटेलाइट लॉन्च, वेदर फोरकास्टिंग IMD वाले जो यूज़ करते हैं वो कहलाता है रियल टाइम। हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, ये महंगे आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल है लिंक्स और HPRT, याद रखें, लिंक्स और HPRT आर द एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम OS। सम इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सम पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसके बारे में जान लें। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डिजाइन किया, कब डिजाइन हुआ, क्या है उसका सिग्निफिकेंस। पहला पढ़ेंगे हम लोग यूनिक्स। यूनिक्स देखिए, द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड इन 1969। किसके द्वारा, तो केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। इट इज प्राइमरली यूज्ड टू ए सर्वर रेदर देन ए वर्क स्टेशन, शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द सिस्टम। ये सिस्टम तो चलाने में विंडोज के इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट से काम होता है, इसलिए जिसको नहीं पता वो मत चलाओ। एप्पल मैकिंटॉश, मैक OS जिसको कहते हैं, ये 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था जनवरी में, और स्टीव जॉब के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इसको रीनेम करके मैक OS कर दिया गया, एप्पल मैकिंटॉश को। लाइनक्स कर्नल जो है, लाइनक्स कर्नल पूरा नाम है इसका, ये सितंबर 1991 में हुआ था आपका लॉन्च। किसके द्वारा, तो लाइनस टोरवाल्ड्स, इन्हीं का नाम पे पड़ गया लाइनस टोरवाल्ड्स। ये एक ओपन सोर्स, मैंने जो बताया था ना ओपन लाइसेंस, तो यही होता है, इसमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं होता है, ये मुफ्त में है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स इज सिमिलर टू यूनिक्स इन ऑपरेशंस बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय एनीवन।
अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सबसे यूजर फ्रेंडली है, मगर ये ओपन लाइसेंस नहीं है। आप जो यूज करते हैं मुफ्त में वो पायरेटेड वर्जन है। अगर आप ओरिजिनल वर्जन खरीदेंगे तो उसकी डिस्क की प्राइस होती है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस है। GUI का फुल फॉर्म लिख लें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये क्या है, ये आप कर्सर घुमाते हैं और काम हो जाता है, कोई कमांड देके काम करने की ज़रूरत नहीं है। यही होता है GUI। ये GUI ही जब था जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को इतना पॉपुलर किया और यूजर फ्रेंडली किया, जो कि आज तक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट नेम विंडोज़ कब, नवंबर 1985 में, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्या है, MS-DOS। MS-DOS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। The disk operating system OS was developed by Microsoft in 1980 for microcomputers. MS-DOS was the first operating system that ran on PC developed by IBM Corporation in 1981. DOS is a single-user operating system. It is only operating system which can be loaded in the main memory of the computer using a single disk. अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे किसी बंदे का नाम नहीं है। बंदे का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि विंडोज़ और MS-DOS जो डेवलप किए गए थे वो एक कंपनी के द्वारा डेवलप किए थे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन आएगा आपको, आ भी सकता है, मतलब कि आ चुका है पहले PYQ में, कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया OS कौन कौन सा है। ऑप्शन में दे देगा लाइनक्स, विंडोज, MS-DOS, या फिर वन ऑफ मोड ऑफ, मतलब कि या फिर जैसे B और C बोथ, तो B और C बोथ हो जाएगा आपका, क्योंकि MS-DOS और विंडोज़ दोनों माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है। मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं आजकल, स्मार्टफोन, उसमें कौन सा OS है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। द OS ऑपरेट्स ऑन स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड डिजिटल मोबाइल डिवाइसेज आर नोन एज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कंट्रोल्स मोबाइल डिवाइसेज, इट्स डिजाइन सपोर्ट्स वायरलेस कम्युनिकेशन। हाँ देखिए, लैपटॉप में और PC में आने वाले OS जरूरी नहीं है कि वायरलेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करे, जरूरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आजकल तो सब करते हैं, सब में हॉटस्पॉट है, लैपटॉप में भी है, सब में वाईफाई है, सब में सेलुलर नेटवर्क का भी एक ऑप्शन होता है जो कि आप डोंगल लगाए तो काम करता है। तो मगर उसमें ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो, मगर जो मोबाइल के भी जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो है वायरलेस कम्युनिकेशन का सपोर्ट एकदम मैंडेटरी है। इट हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मोबाइल मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स। मोबाइल में चलने वाले मल्टीमीडिया जो है, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, एनी वीडियो, ये सपोर्टेड होने चाहिए। देखिए दोस्तों, लंबा क्लास है, बीच बीच में आवाज़ थोड़ा कम हो जा रहा होगा, मैनेज कीजिएगा आवाज़ को बढ़ा के। अगला क्या है, देखिए दोस्तों, दो टाइप के अभी तक के जो फेमस हैं, एंड्रॉयड और iOS, जो कि मोबाइल में यूज हो रहे हैं। एंड्रॉयड क्या है, इट इज़ ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल, देखिए गूगल जो है हमारा, जो गूगल क्रोम बनाया है, गूगल क्रोम पे एक पहले भी सवाल मैंने भी दिया भी है आपके, ऐसे ही पोस्ट भी किया था मैंने, कि क्रोम जो है, गूगल क्रोम, वो अभी तक आप जानते होंगे कि एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, मगर उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो बहुत सारे छोटे लैपटॉप में आ भी चुका है। तो उसका नाम क्या है, क्रोम OS। तो पिछले बार एक लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें ये पूछा भी गया था, और भी पहले पूछा गया SSC के एग्जाम में भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले में, कि क्रोम क्या है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउज़र है, कि क्या है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इट इज़ बेसिकली, इसके बारे में बताया गया है, इट इज़ बेसिकली डिजाइन फॉर टच स्क्रीन मोबाइल्स। आप जो यूज कर रहे हैं वो भी टच स्क्रीन ही है, टैबलेट्स, स्मार्टफोन। नाउ इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन मोबाइल फोन। हाँ, अभी आप जितना भी यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो मोस्ट कॉमन यही है आपका, कि एंड्रॉयड का ही मोबाइल मोस्ट कॉमनली आपको मिलेगा, नहीं तो अब तो iOS भी थोड़ा ये हो चुका है। अगला क्या है दोस्तों, नाउ इट इज लेटेस्ट वर्जन। अभी तो एंड्रॉयड पाई नहीं है, अभी आपका एंड्रॉयड 15 है, एंड्रॉयड 16 भी, एंड्रॉयड पाई आपका 18 में लॉन्च हुआ था, मगर अभी जो है एंड्रॉयड 15 चल रहा है, जो कि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और एंड्रॉयड 15 का जो हमारा डेट आप बोल सकते हैं, लॉन्च होने का ईयर जो है 2024 है। अभी 16 भी लॉन्च की तैयारी में है, 16 के भी अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे आपको 25 के लास्ट तक, या आप आए भी होंगे, मुझे अच्छे से पता नहीं, एक बार आप रिसेंटली देख लेना कौन सा आपका रिसेंट है। iOS का जो है चल रहा है दोस्तों, iOS का भी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली आपका वही एप्पल का जितना भी है, iPad है, iMobile है, या फिर एप्पल का आपका वॉच है, ये सारा जो है iOS पे ही चलता है। iOS का भी जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है दोस्तों, आपका iOS का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आप लिख लें, करेक्ट कर लें, 18.3.1 चल रहा है। डेट क्या है इसका रिलीज होने का, फरवरी 10, 2025 को लॉन्च हुआ, 18.3.1, ये है आपका iOS का लेटेस्ट वर्जन। अच्छा, अगला टॉपिक है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि कौन सा की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या चीज़ के लिए यूज होता है, अच्छे से देख लें। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, कब, तो इन 1988, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस मेनली यूज्ड इन ऑफिस वर्क। देयर आर 5 पैकेजेज ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस के 5 पैकेज हैं, MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल,
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MS एक्सेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, MS आउटलुक, ईमेल क्लाइंट। जिनको अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। MS वर्ड और MS एक्सेल तो आपको पता ही होगा। वर्ड का मतलब है डायरेक्टली लेटर वेटर लिखना है भैया, वर्ड यूज करो। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? स्प्रेडशीट में ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये सेल्स होता है, इसको कहते हैं सेल। ये होते हैं कॉलम C1, C2, C3, ये होते हैं रो 1, रो 2, ये होता है स्प्रेडशीट। आप सेल में कुछ भी वैल्यू डालेंगे, इसमें मैथमेटिकल फंक्शन कर सकते हैं, लॉजिकल फंक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो आप बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है MS पावर पॉइंट में। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेस को स्टैक्स में स्टोर किया जाता है। और मान लीजिए बहुत सारा डेटा है, उसमें से कौन सा डेटा को कब निकालना है, कौन सा कमांड से कौन सा डेटा निकलेगा, ये सब मैनेजमेंट MS एक्सेस में किया जाता है। MS आउटलुक क्या है? मान लीजिए आपका एक क्लाइंट का पूरा इन्वायरमेंट है, या पूरा मान लीजिए आपका एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे क्लाइंट हैं, कौन सा ईमेल किस क्लाइंट को जाना है, कब जाना है, ये सारा चीज़ आप MS आउटलुक पे मैनेज कर सकते हैं और एक साथ बल्क ईमेल आराम से डाल सकते हैं। ये सारा ऑटोमेटेड होता है MS आउटलुक यूज़ करने पे। अच्छा, MS वर्ड में पहले आप देखें, MS वर्ड क्या है? MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बेस्ट सूटेड फॉर एंड बेस्ट वाइडली यूज्ड ऑन कंप्यूटर। ये क्या क्या टूल प्रोवाइड करता है? एडिटिंग करने का, लेटर को फॉर्मेट करने का, प्रिंट करने का डॉक्यूमेंट को, स्मॉलर देन 45 KB। द डॉक्यूमेंट कैन बी ए पोस्टर बना सकते हैं, रिपोर्ट, लेटर, ब्राउज़र, वेब पेज, न्यूज़लेटर, वर्ड स्टार, नोटपैड फॉर विंडोज। फीचर क्या क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन मतलब होता है जो आपका पेज है उसका चारों बाउंड्री से टेक्स्ट कितना दूर पे रहेगा, ये इंडेंटेशन कहलाता है। पेज का ओरिएंटेशन आप फिट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब मान लीजिए जो आप रिजल्ट आपका अभी PDF में पब्लिश होता है, आप क्या करते हो? कंट्रोल F दबाते हो, अपना रोल नंबर दबाते हो, फट से मिल जाता है। तो क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है यहाँ पे। फाइंड कर लिया आपने। बहुत बार क्या होता है कि कुछ आपको अगर एडिट करना है, गलती से हर जगह आपका नंबर कुछ गलत लिखा गया, उस नंबर को एक बार फाइंड कर लें, उस एक ही बार रिप्लेस करेंगे, सारी जगह से वो नंबर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये भी फंक्शन है वर्ड का। अगला क्या है? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स। हॉरिजेंटली भी जो वर्ड का पेज होता है वो हॉरिजेंटली भी देखिएगा, यहाँ पे आप उसको इधर उधर कर सकते हैं और वर्टिकली भी इधर उधर कर सकते हैं। अगला है एक्सेल, मैंने बता ही दिया है। स्प्रेडशीट ऐसा होता है, रोज कॉलम होते हैं, सेल में आप फंक्शन डाल सकते हैं, मैथमेटिकल, लॉजिकल कुछ भी डाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स से कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसी का एग्जांपल दिया हुआ है, कॉरल क्वाट्रो प्रो, स्नोबॉल, लोटस 1 2 3, ये स्प्रेडशीट के एग्जांपल हैं। एप्पल नंबर्स, एप्पल में जो यूज होता है एप्पल नंबर्स है। बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट, एक्सेल का बेसिक्स देखें। ए स्प्रेडशीट इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट लेट्स वन एंटर, कैलकुलेट, मैनिपुलेट, एनालाइज सेट ऑफ नंबर्स वहाँ पे काम आएंगे, फार्मूलाज आएंगे, टेक्स्ट लेवल जो भी आप डाल सकते हैं वो फार्मूला वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, बस लेवल्स आप डाल सकते हैं टेक्स्ट में। यहाँ पे एरे ऑफ सेल्स, ये क्या है? एरे ऑफ सेल्स, शीट और वर्कशीट भी इसको कहा जाता है। सॉरी, ये वर्कबुक क्या होता है दोस्तों? एक वर्कबुक में क्या होता है? एक से ज़्यादा वर्कशीट होते हैं। ईच वर्कबुक है मोर देन वन वर्कशीट। 1 2 3 कितने भी वर्कशीट इसमें हो सकते हैं। यहाँ मैंने बताया था आपको C1 C2 CN तक जा सकता है कॉलम, R1 R2 RN तक जा सकता है रो, वही यहाँ पे दिया हुआ है। जिस सेल पे आप जिस समय काम कर रहे हो तो वो हाईलाइटेड होता है, उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। सेल पॉइंटर क्या है? पॉइंटर जहाँ पे आप जिस भी सेल के बाउंड्री पे आप क्लिक करोगे वो हाईलाइट होगा और वो सेल पॉइंटर कहलाता है। फॉर्मूला क्या है? किसी भी सेल में आप क्लिक कर दो, कीबोर्ड में इक्वल टू का साइन दबाओ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएंगे। सम, ऐड, डिवाइड, आप कोई सा भी मैथमेटिकल फार्मूला यूज कर सकते हो इक्वल टू के साइन से। अगला क्या है? सेल एड्रेस। किसी भी एक सेल का एड्रेस क्या कहलाता है? मान लीजिए ये एक सेल है, ये C2 कॉलम 2 पे है और रो 3 पे है, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला C2 R3। अच्छा, अगला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे म्यूजिक, वीडियोस, इमेजेस एंड टेक्स्ट चारों चीज़ डाल के आप बढ़िया स्लाइड्स बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको, यहाँ तक कि ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि चुपचाप आप खड़े रहें, आपका पूरा स्लाइड चलते रहेगा और आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस के शॉर्टकट कीज, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, रट लें इसको। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें, Ctrl+V दबाएं, बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I दबाएं, इटैलिक हो जाएगा, जैसे कि ऐसे भी लिखा हुआ है तो ऐसे भी लिखा जाएगा। U दबाएं, Ctrl+U तो अंडरलाइन हो जाएगा, Ctrl+C दबाएं तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+X दबाएं तो कट हो जाएगा, V दबाएं तो Ctrl+V पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+Z का मतलब लास्ट एक्शन जो आपने किया था उसको रिवर्ट कर लें, जैसे कि लास्ट में मैंने मिटा दिया था, Ctrl+Z दबाऊंगा फिर से वो आ जाएगा। अंडू दी लास्ट एक्शन, Ctrl+Y रीडू दी, मतलब लास्ट एक्शन जो है उसको फिर से दोहरा देना है, तो रीडू दी लास्ट एक्शन मतलब Ctrl+Y, Ctrl+Home स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा, Ctrl+End एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा, डायरेक्ट एक बार में, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। F7 फंक्शन की 7 जब हम दबाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक स्टार्ट हो जाएगा। F12 जब हम दबाएंगे सेव एज कमांड की तरह यूज करेगा। F10 जब हम दबाएंगे तो मेनू बार एक्टिवेट होगा।
कंट्रोल प्लस फंक्शन की 2 दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट का क्या कैसा प्रीव्यू होगा, प्रिंट आने के बाद हार्डवेयर में जो दिखेगा वो पहले ही देख लेंगे सॉफ्टवेयर में। तो प्रिंट प्रीव्यू खुलेगा, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे पूरा चीज़ सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे तो सेव कमांड आ जाएगा, अल्ट प्लस F4 दबाएंगे क्विट हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा वर्ड, मतलब वो फाइल क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल प्लस H दबाएंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F दबाएंगे तो फाइंड हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको भी अच्छे से पढ़ें। देखिए कंप्यूटर में नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब जो है बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, कंपनीज हैं, वहाँ हज़ारों कंप्यूटर्स होते हैं और सारे कंप्यूटर्स वायरलेसली और बाय वायर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ नेटवर्क का यूज होगा। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेट्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर। व्हेन वी कम्युनिकेट ऑन ए नेटवर्क वी शेयर इन्फॉर्मेशन और डेटा थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। ये कम्युनिकेशन मीडियम वायरलेस भी हो सकता है वाईफाई की तरह, या फिर लैन केबल जो होता है उसकी तरह वायर्ड भी हो सकता है। ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वेब पेज, ऑल डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। सम बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, डेटा और फाइल शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, अपना हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रिंटर है यहाँ पे ऑफिस में जो बीच में रखा हुआ है, 4 एम्प्लॉय चारों साइड बैठे हुए हैं, ये चारों लैन के थ्रू प्रिंटर से जुड़े हुए हैं, चारों एक ही प्रिंटर से प्रिंट कर पाएंगे, 4 प्रिंटर की जरूरत ही नहीं है। तो हार्डवेयर भी शेयर होता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हम एक किसी सिस्टम पर डिपेंड नहीं रहते हैं। मान लीजिए ये चारों कंप्यूटर अगर रिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो एक जगह से डेटा लॉस हुआ दूसरी जगह से ले लेंगे, दूसरी जगह से लॉस हुआ तीसरी जगह से ले लेंगे। अच्छा, नेटवर्क डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। नेटवर्क डिवाइस का रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये देखें। टू एम्पलीफाई द सिग्नल और टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड इंटरफेस टू द कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। मान लीजिए 50-50 मीटर पे कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो अगर तार से कनेक्ट करेंगे, तार यहाँ से पहुँचते पहुँचते सिग्नल लॉस हो जाएगा। तो बीच में एक रिपीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कभी कभी मॉडेम भी कहलाता है, राउटर भी कहलाता है, जो भी आप कहते हैं उसको। तो वो दोस्तों यूज किया जाता है कि जो सिग्नल यहाँ से चला उसमें जो लॉस आया उसकी भरपाई कर दे और फिर से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला दे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेज आर रिपीटर, एम्पलीफाई सिग्नल्स व्हेन ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। हब क्या होता है, फंक्शन लाइक रिपीटर बट विथ मल्टीपल पोर्ट्स टू कनेक्ट नेटवर्क चैनल। हब एंड स्पोक मॉडल सुने हैं दोस्तों, चक्का जो होता है साइकिल का, बीच में हब कहलाता है, ये स्पोक होता है। तो हब क्या होता है दोस्तों, एक सिंगल रिपीटर बीच में रखा रहेगा, चारों बगल उससे ऐसे करके कंप्यूटर जुड़े रहेंगे, ठीक है, ये होता है हब। और रिपीटर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर 1 है, यहाँ कंप्यूटर 2 है, यहाँ कंप्यूटर 3 है, तो यहाँ से सिग्नल यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो बीच में एक रिपीटर लगा रहेगा सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए अगर दूरी ज़्यादा है तो। स्विच क्या होता है, फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट टू ए स्पेसिफिक रूट बाय एस्टेब्लिशिंग ए टेम्पोररी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मान लीजिए यहाँ एक सर्वर है, यहाँ 3 PC है और यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, तो यहाँ से तीनों में कनेक्शन गया है सर्वर से, मगर सर्वर को डेटा अभी 1 को देना है, तो क्या करेगा, स्विच 1 को सेलेक्ट कर देगा, 1 में जाएगा, 2 3 में नहीं जाएगा। तो यही स्विच का काम है। गेटवे क्या है, ज्वाइन 2 डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल टुगेदर। जब आप नेटवर्क प्रोटोकॉल पढ़ेंगे दोस्तों तो एक होता है जैसे कि TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक होता है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों दो अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल को जो हार्डवेयर डिवाइस जोड़े, इंटरफेस कराए, उसको कहते हैं गेटवे। अगला क्या है, ब्रिज। ये रिड्यूसेस ट्रैफिक ऑन ए लैन बाय डिवाइडिंग इट इनटू सेगमेंट्स। ब्रिज क्या करता है कि एक लैन केबल को सॉफ्टवेयर के जरिए डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट देता है, जिससे ट्रैफिक लॉस, मतलब ट्रैफिक कम होता है। मॉडेम का मतलब आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मान लीजिए ये टेलीफोन है, यहाँ फैक्स है, ये अनदर टेलीफोन है, उसका फैक्स है, ये मुंबई में है, ये दिल्ली में है। टेलीफोन से फैक्स लाइन जुड़ा हुआ है, इस टेलीफोन से भी फैक्स लाइन जुड़ा हुआ है, यहाँ से फैक्स डाला, वहाँ फैक्स निकल गया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि फैक्स मशीन से जो फैक्स जा रहा है वहाँ पे भी मॉडेम लगा हुआ है बीच में। मॉडेम इसको मॉड्यूलेट करके सिग्नल बनाता है और टेलीफोन के जरिए भेज देता है। यहाँ मॉडेम में आया, मॉडेम उसको डीमॉड्यूलेट करके सिग्नल को फिर से फैक्स वाला सिग्नल बनाता है, फिर फैक्स के थ्रू प्रिंट निकल जाता है। यही मॉडेम का काम है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन है ये आप जानें। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, और इसमें फुल फॉर्म आता है। देखिए इसका रेंज क्या होता है, 1 से 10 किलोमीटर। 1 से 10 किलोमीटर में अगर डिवाइसेज कनेक्टेड है तो लैन कहलाएगा। किसी एक सिटी में जो ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि पहले हम लोग डिश एंटीना नहीं था तो केबल पे टीवी देखते थे, वो बड़े बड़े सिटी में एक बड़ा बड़ा केबल प्रोवाइडर होता था, तो वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, बड़ा बड़ा जियोग्राफिकल एरिया। मान लीजिए आज जो इंटरनेट है बहुत सारे कंट्रीज उससे जुड़े हुए हैं, तो ये वैन का एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का। अच्छा, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है। कम्युनिकेशन मीडिया ये होता है, कम्युनिकेशन जिसके थ्रू किया जाए उसको कम्युनिकेशन मीडिया कहेंगे। मान लीजिए तार के थ्रू करें तो तार कम्युनिकेशन मीडिया हो गया। वाईफाई के थ्रू करें तो वाईफाई जो है हमारा, वाईफाई में तो कुछ नहीं है मीडिया, एयर हमारा क्या हो गया, मीडिया हो गया। वैक्यूम कभी कभी मीडिया बन जाता है। लाइट, लाईफाई जो आप सुने होंगे, वाईफाई की तरह लाईफाई भी होता है दोस्तों, पता है ना, बल्ब जलेगा, बल्ब का रेज जो है वही इंटरनेट छोड़ेगा। तो लाईफाई में क्या है, लाइट जो है हमारा मीडिया हो गया।
गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड टेक्नोलॉजीज, अनगाइडेड मीडिया मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी। गाइडेड मीडिया क्या है, वायर तो एकदम दिख रहा है ना आपको, यहाँ से यहाँ ही गया है, जो भी आप दोगे डेटा यहाँ से यहाँ ही जाएगा। मगर वायरलेस में क्या है कि डेटा तो कोई ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, मगर वो इनक्रिप्टेड होगा। बहुत सारे डिवाइसेज को वो जा रहा है, मगर डिक्रिप्ट कौन कर पाएगा, जिसके पास कोड है। तो आप जिसको भेज रहे हो ब्लूटूथ से, उसका एड्रेस डाला हुआ है, तो उसी ब्लूटूथ में जाएगा और डिक्रिप्ट होगा। तो रिसीव तो सबको हो रहा है फिजिकली, मगर डिक्रिप्ट जो करेगा वही फाइल को सेव कर पाएगा। तो ये होता है अनगाइडेड मीडिया। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। गाइडेड मीडिया का एग्जांपल देख लें, इथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल इसको कहा जाता है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक जो आजकल चल रहा है एकदम, घर में भी आपका होगा फाइबर इंटरनेट। यहाँ पे शीशा का तार होता है, कोड होता है, क्लैडिंग होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है, TIR पे। कोएक्सियल क्या है, जो डिश का तार होता था, बीच में कॉपर का तार, उसके ऊपर प्लास्टिक, उसके ऊपर एक झल्ला वाला पूरा तार, जाली वाला, उसके ऊपर कवर। तो ये कोएक्सियल केबल होता है। और इथरनेट केबल क्या होता है, लैन का केबल, उसमें ट्विस्टेड पेयर ऑफ 4 लाल, पीला, हरा, ऐसा पतला पतला तार रहता है कॉपर का। अनगाइडेड में रेडियो वेव ट्रांसमिशन और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। जो बड़े बड़े सेटेलाइट्स यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, और हम लोग जो यूज़ करते हैं ब्लूटूथ ट्रांसमिशन में या फिर वाईफाई में रेडियो वेव ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। अगला है आपका टॉपिक इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट ईमेल कुछ भी नहीं है दोस्तों, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है, याद रखें, इंटर से इंटरनेशनल, नेट से नेटवर्क, जो कि 1950 में वर्क करना स्टार्ट किया था। और इसके जो फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से रट लें। विंडसर्फ इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क that can exchange information. The movement of data on the internet is controlled by protocols. Protocols क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे कि रोड पे चलने के लिए ट्रैफिक रूल रेगुलेशन है ना दोस्तों, तो डेटाज के चलने के लिए भी एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाया गया है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है कि कौन सा डेटा कैसे इंक्रिप्ट होगा, कौन सा डेटा कैसे डिक्रिप्ट होगा, कौन सा डेटा कितने स्पीड से मूव करेगा, कौन सा डेटा का बिट रेट कितना होगा। तो ये सारा कौन कंट्रोल करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, 7 प्रोटोकॉल है इन टोटल। जैसे एक मैं बताया था, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट में वेब पेज पे आपका दिखाता है, वो HTTP होता है। कहीं पे आप देखते होंगे HTTPS दिखाता है, इसका मतलब क्या है, सिक्योर, कि ये सिक्योर है वेबसाइट। और जहाँ HTTP बस दिखा रहा है वो सिक्योर वेबसाइट है। PPP का मतलब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, शेयर इट, जेंडर, ये सब जो आप यूज़ करते हैं वो FTP पे वर्क करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे। टेलनेट आपका टेलीफोन नेटवर्क पे जो यूज़ हो रहा है वो टेलनेट प्रोटोकॉल है। वेब क्या है, वाईफाई में यूज़ हो रहा है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और यूजर नेट जो है आपका, यूजनेट प्रोटोकॉल, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, एब्सोल्यूट है। इंटरनेट कनेक्शन किस तरीके से हम ले सकते हैं, पहले टेलीफोन के जरिए कनेक्शन आता था BSNL का, उसको डायल अप कनेक्शन करते थे। उसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया, जिसमें मॉडेम लगाया जाता था, लाइट चलता था, लाइट के ऊपर DSL लिखा होता था। उस मॉडेम का दूसरा टाइप आया केबल वाला, केबल इंटरनेट, अभी फाइबर ऑप्टिक चल रहा है। उसके बाद बहुत सारा भी कंपनी जो यूज़ करते हैं वो BPL यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। जैसे कि आप जानते होंगे शायद, पावर ग्रिड एक कंपनी है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। बहुत 25,000 kV तक के बड़े बड़े पोल होते हैं, जो ट्रेन पर से आपको दिखते होंगे, ऐसे पोल होते हैं ना, ऐसे। तो इसमें बहुत हाई वोल्टेज वायर्स गए हुए हैं। तो ये हाई वोल्टेज वायर्स सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं ले जाते हैं दोस्तों, आपको सुन के अचंभा होगा, इसके थ्रू इंटरनेट भी फ्लो करता है। दिल्ली टू मुंबई मान लीजिए पावर ग्रिड का लाइन दौड़ा हुआ है, तो इसी पावर ग्रिड के लाइन के ऊपर बिजली के साथ साथ इंटरनेट का भी कनेक्शन रहता है, बहुत सारे डेटा भी शेयर होते रहते हैं। इसको कहते हैं ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। अच्छा चीज़ है, अच्छा लगा होगा आपको समझ के। वायरलेस कनेक्शन क्या क्या है, वाईफाई जानते हैं, वाईमैक्स होता है माइक्रोवेव। अगर माइक्रोवेव को यूज़ कर, रेडियो वेव के बदले अगर माइक्रोवेव को वाईफाई पे यूज़ किया जाता है, उसको वाईमैक्स कहा जाता है। दूसरा है मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस, सिम के थ्रू यूज़ करते हैं। और चौथा है सेटेलाइट। अभी जो एलॉन मस्क साहब लाए हैं, एलॉन मस्क साहब, क्या नाम है उनकी कंपनी का, टेस्ला का मॉडम अगर इंडिया में लॉन्च करेगा तो वो किसी फाइबर ऑप्टिक से काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपका घर है, एक मॉडम दे देगा आपको टेस्ला, ऊपर में टेस्ला का वर्ल्ड के ऊपर बहुत सारा सेटेलाइट है, वो सेटेलाइट से ही इंटरनेट आपको भेजता रहेगा। चलिए, टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, फुल फॉर्म याद रखें, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स है सपोर्टिंग HTTP प्रोटोकॉल, मल्टीमीडिया फॉर प्रोसेसिंग मल्टीपल प्रोटोकॉल्स एट वन इंटरफेस। वेब पेज क्या है, वेब पेज HTML का यूज करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज HTML को ही यूज करके आपको इमेज, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया दिखाता है। अगला क्या है, वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज को मिला के एक वेबसाइट बनता है, और बहुत सारे हाइपरलिंक्स भी यहाँ पे होते हैं। देखिए, मान लीजिए www.carvali.com एक वेबसाइट है, http://www.carvali.com.new, ये क्या है, इसके अंदर एक वेब पेज है। यहाँ कारवाले का आपका वेबसाइट खोल दिया आपने,
यहाँ पे है कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ, यहाँ न्यू पेज लिखा हुआ है, यहाँ प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ कार्ड देखने का एक ऑप्शन है। अब किसी भी आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे नया पेज खुल जाएगा। सारे अपने में एक वेबसाइट है ये, और इसके अंदर अनेक वेब पेज हैं। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज हो सकते हैं। पहला पेज जो है वो क्या कहलाएगा? होम पेज। क्वेश्चन आ चुका है कि द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। स्टार्ट पेज नहीं, होम पेज, याद रखें, होम पेज। वेब ब्राउजर क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब, www को यूज करने का जो एक जरिया है वही वेब ब्राउजर है। कुछ टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर होते हैं जैसे लिंक्स, और कुछ ग्राफिकल वेब ब्राउजर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, जहाँ पे आप बस टेक्स्ट का यूज कर सकें। लिंक्स है वो आप यूज ही नहीं किए हैं आज तक, पता भी नहीं होगा, मैंने भी यूज़ नहीं किया है। क्या करेंगे यूज़ करके? इसको कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है दोस्तों, जो हाई क्वालिटी सर्वर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, वो लिंक्स को यूज करते हैं, जो कि उनका कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाए। मगर हम लोग जो नॉर्मल पीपल्स यूज करते हैं वो क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, वीडियो ऑडियो गाना बजाना सब कर सकते हैं इसमें, मल्टीमीडिया। अच्छा, वेब एड्रेस एंड यूआरएल क्या है समझ लें अच्छे से। वेब एड्रेस क्या है दोस्तों? किसी भी वेब पेज का लोकेशन, वो कहलाता है वेब एड्रेस। और किसी भी वेब पेज को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यूआरएल का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल, लिख ले दोस्तों, आता है, रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे आप देख लें, कोई अगर वेबसाइट है जिसका कि फुल फॉर्म है http://www.google.com/services/index.htm। तो http वाला पार्ट क्या कहलाएगा? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। google.com क्या है? डोमेन नेम है। सर्विसेज क्या है? डायरेक्टरी है। वेब पेज क्या है? index.htm। .htm या .html जहाँ लगा होगा वही वेब पेज होता है। अच्छा, DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम क्या है दोस्तों? कि आपका जो वेबसाइट है वो किस डोमेन से बिलोंग करता है। क्या आप कॉमर्शियल हैं तो आप .com को यूज करें। कॉमर्शियल का मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोई कंपनी का वेबसाइट। अगर आप किसी एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें डोमेन आपका यूज होगा .edu। कोई मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई NGO है, वो अगर बना रहा है तो .org यूज करेगा। कोई सरकारी वेबसाइट है तो .gov यूज करेगा। इंडिया का वेबसाइट है .in यूज करेगा। ऑस्ट्रेलिया का है .au यूज करेगा। ये सारे डोमेन्स हैं। सर्च इंजन क्या आता है? किसी भी वेबसाइट को खोजने में मदद प्रोवाइड कराता है हमारा सर्च इंजन, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन। अच्छा देखिए, ईमेल क्या है? ईमेल मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम। जब से व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, टेलीग्राम आ गया, ईमेल का महत्व हम लोगों के लिए कम हुआ है। मगर आज भी जो ऑफिशियल्स काम हो रहे हैं, आज भी जो IT सेक्टर में बड़े बड़े काम होते हैं, वो सारे ईमेल पे ही होते हैं दोस्तों। और ईमेल को देखिए सिक्योर भी माना जाता है। हम लोग तो नॉर्मल पीपल ईमेल ऐसे ही जीमेल का यूज़ करते हैं, मगर सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिसर्स, उनको सरकारी डोमेन का एक अलग ईमेल भी दिया जाता है, जो कि किसी और के द्वारा हैक नहीं किया जा सके। तो ईमेल का बहुत बड़ा महत्व है। हर ईमेल का अपना एक ईमेल एड्रेस होता है। जैसे कि हम अगर जीमेल पे अकाउंट बनाएं तो @gmail लिखते हैं। अगर याहू पे बना @yahoo लिखते हैं। जैसे कि किसी का रेलवे ने दिया है किसी को तो रेल नेट हो सकता है, @railway.gov.in हो सकता है, मतलब कि रेलवे का डोमेन है, सरकारी है, .gov.in का मतलब इंडियन है। ईमेल का फीचर क्या है? सीसी जो आप करते हैं, सीसी में जिसका ईमेल डाल देंगे उस सबको चला जाएगा कार्बन कॉपी, मतलब सेम ईमेल सबको चला जाएगा। BCC का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे क्या है? रिसिपिएंट्स डोंट सी अदर इन BCC। मतलब यहाँ CC में क्या है कि सबों को सबका दिखेगा किसको किसको गया है। BCC अगर करेंगे तो सबके पास जाएगा जरूर, मगर किसी को दिखेगा नहीं कि किसके पास और गया है। सिग्नेचर मतलब ऑटोमेटिकली अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं ईमेल में। अटैचमेंट का मतलब अटैचमेंट जब आप देते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट, PDF या इमेज को अटैच करके मेल के साथ भेज सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या क्या है दोस्तों? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारा क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, अगला टॉपिक आपका क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? डेफिनेशन इसका पहले पढ़िए। ऑल्सो नोन एज साइबर सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी भी और IT सिक्योरिटी भी कहा जाता है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग भी है, क्योंकि जैसे कि डीप फेक बन रहे हैं आजकल। गलत इमेजेस को गलत तरीके से मॉर्फ करके किसी और का मुंह किसी और के बॉडी पे लगा के बहुत सारे गलत हरकत भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे नेताओं का भी मजाक उड़ाया जाता है। ये सब भी दोस्तों जो भी है, इन सब के चलते आजकल साइबर सिक्योरिटी का बहुत सारा सेल हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में खोला गया है, जो कि साइबर क्राइम जितने हो रहे हैं उसको बस्ट कर सके। तो साइबर सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है। ए ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स। 4 प्राइमरी मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या क्या है? सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, डेटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम डिजाइन। ये आप याद रख सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 4 प्राइमरी मेथड्स हैं, वो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, कि सिस्टम का एक्सेस लेना वो एक
कंट्रोल तरीके से हो कि पासवर्ड लगा हो या प्रोफाइल अलग बना हुआ हो। डेटा एक्सेस कंट्रोल मतलब किसी भी फोल्डर को आप लॉक कर सकते हैं, ब्रीफकेस बना सकते हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि सिस्टम जो है आपका, मान लीजिए लैन से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे फायरवॉल आप यूज कर रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी हो गया उसका। सिस्टम डिज़ाइन का मतलब कि सिस्टम की डिजाइनिंग किस तरीके से की गई है, कि मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जो कि बस लैन पे ही काम करेगा, वाईफाई पे काम नहीं करेगा। कुछ सिस्टम है जो कि लोकल इंटरनेट पे ही काम करेगा, बाहर के सर्वर्स पे काम नहीं करेगा। तो सिस्टम डिजाइन का भी बहुत बड़ा रोल होता है सिक्योरिटी में। सोर्सेज ऑफ साइबर अटैक, साइबर का मतलब, अटैक का मतलब कंप्यूटर पे जो आपके थ्रेट्स होते हैं। वायरस होता है दोस्तों, वायरस एक्चुअली जैसे वायरस हम लोगों को खांसी सर्दी करता है, वैसे कंप्यूटर्स के जो ऐसे प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में अगर चले जाएँ तो वो क्या करते हैं कि लूप में चलना स्टार्ट कर देते हैं। लूप में, वो लूप में चलते जाएंगे। बस एक ऐसा कमांड है जो चलते जा रहा है, मतलब प्रोसेसर को इतना बिजी कर देगा, रैम को इतना भर देगा कि कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा और बंद हो जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल वायरस। कुछ वायरस क्या करेंगे, वायरस कुछ नहीं होते हैं दोस्तों, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हैकर आपके कंप्यूटर में चला नहीं देता है। मान लीजिए आपको किसी ने ईमेल किया, आपको कुछ पता नहीं है, आप उस पर क्लिक कर दिए, ईमेल खुला, वहाँ पे दिया हुआ है कि एक इमेज है, उसको डाउनलोड कर लो। इमेज को डाउनलोड किया, जैसे ही डाउनलोड करके खोला, वो जैसे खुलते के साथ वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में। उस सिस्टम में प्रोग्राम क्या करेगा कि आप जितने भी पासवर्ड डाल रहे हैं, जितना भी इंटरनेट वेबसाइट खोल रहे हैं, उसका सारा कुकीज स्टोर करके इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली भेज देगा उस हैकर को। अब आपका कार्ड का डिटेल, आपका कोड, सारा चीज़ आ जाएगा। क्योंकि पहले जो दोस्तों एटीएम शुरुआत में निकला था, इतना सिक्योर नहीं था, ओटीपी का भी सिस्टम नहीं था, तो किसी को कार्ड नंबर और पासवर्ड पता चल जाने से ही पैसा निकल जाता था। तो उस समय ये सब वायरस जो थे बहुत गंद मचाया, बहुतों का पैसा चला गया। तो देखिए कैसे कैसे अटैक हो सकते हैं, आपके लिए जानना भी जरूरी है कि जो प्रोग्राम आपने डाउनलोड किया उसके थ्रू वायरस आ सकता है। कोई क्रैक्स वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया कि लिखा हुआ है भैया विंडोज है, नया है, विंडोज 11 है, क्रैक्ड वर्जन है, 64 बिट है, चलो फटाक से डाउनलोड कर ले, नया फंक्शन यूज करेंगे। मगर ये भी तो देखो, ये क्रैक्ड है, मतलब कि इसका सिक्योरिटी टूटा हुआ है, इसके साथ बहुत सारे अनवांटेड प्रोग्राम्स डाउनलोड हो जाएंगे और इंस्टॉल हो जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम कुछ दिन तो मजाक आप करेंगे, मगर धीरे धीरे सिस्टम स्लो हो जाएगा, रैम करप्ट हो जाएगा, कभी डिस्क करप्ट हो जाएगा, कभी डेटा आपका ब्रीच कर जाएगा, कभी आपका कार्ड डिटेल चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ईमेल के साथ वायरस आते हैं, इंटरनेट में वायरस आता है, अननोन सीडी लगाते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं, उससे वायरस आता है। वायरस क्या है, एक मालवेयर है। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ए ब्रॉड टर्म फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट कंप्यूटर्स। इसका मतलब क्या है, मालवेयर्स में क्या क्या आएंगे, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रूट किट्स, स्पाईवेयर, एडवेयर। अब देखिए डिफरेंट मालवेयर्स का डिफरेंट तहलका जिसे कहते हैं, डिफरेंट तरीके से वो कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं। पहला है वायरस। वायरस का काम क्या है, अपने आप को रेप्लिकेट करना। एक छोटा सा प्रोग्राम है, आया सिस्टम में, खुद को लूप में लगा के रेप्लिकेट कर रहा है। बूट सेक्टर वायरस क्या करेगा, बूट स्पेस क्या होता है कंप्यूटर का, सी ड्राइव में होता है, जहाँ से बूट होता है कंप्यूटर, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने में ही वहाँ से प्रोग्राम रीड होता है। ये वायरस उसी को इन्फेक्ट कर देगा, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। कुछ रेसिडेंट वायरस होते हैं, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में घुस के रहेंगे। कुछ पॉलीमॉर्फिक होते हैं, डिफरेंट फॉर्म बदलते रहेंगे। कुछ मैक्रो होते हैं जो कि मैक्रो प्रोग्राम्स में रहेंगे। कुछ डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं, क्लिक किया और तहलका मचा देंगे। क्रीपर्स क्या है, क्रीपर्स 1971 में फर्स्ट नोन कंप्यूटर वायरस था बाय बॉब थॉमस एट बीबीएन नामक कोई कंपनी था, वहाँ पे बॉब थॉमस नामक कोई कर्मचारी होगा, उसने पहला वायरस बनाया था 1971 में, जिसका नाम क्या था, क्रीपर। याद कर लें, क्रीपर वाज द फर्स्ट वायरस। वॉर्म क्या होता है, ये भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, मगर इसको कोई होस्ट फाइल नहीं चाहिए जिसके अंदर घुस के रेप्लिकेट करेगा, समझ गए, ये खुद पे खुद काम करता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये लगता है लेजिटिमेट, कि आपको देख के लगेगा कि ये फाइल जो मैंने डाउनलोड किया ये एकदम ओरिजिनल है, इस पर क्लिक करने से कोई हार्म नहीं होगा। मगर ये क्या करता है, चुपके से आपके कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब आपको पता ना होते हुए कोई और कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर कोई और इंटरनेट के थ्रू या लैन के थ्रू, जैसे कि आप करते हैं ना, अभी एक सॉफ्टवेयर जैसे कि यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, यहाँ आप बोलते हैं कि भैया वहाँ से तुम अपना पिन डालो, तो उसका स्क्रीन आपको दिखने लगता है, उसका स्क्रीन आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये तो ऑथराइज्ड कंट्रोल हुआ दोस्तों। मगर ट्रोजन हॉर्स क्या करता है कि एक ऐसा प्रोग्राम चला देता है आपके पीसी में कि कहीं दूर बैठा हुआ एक हैकर आपका पीसी का सारा फंक्शन यहाँ से कंट्रोल कर लेगा। ये बस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है, ये इसका काम है एक ही कि अनऑथराइज्ड एक्सेस दिलाना हैकर को। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर का मतलब, स्पाई मतलब जासूस, ये जासूसी करता है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को सेंड करता है, आपका पासवर्ड हो, कार्ड नंबर हो, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, अदर थ्रेट्स क्या क्या है, ये कॉमन टर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आते भी हैं, इसका मतलब क्या होता है आप सुनते भी होंगे, बहुत बार समझते होंगे, बहुत बार नहीं भी समझते होंगे, तो जान लें। पहला है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब है एक ट्रस्टेड सोर्स का इमिटेट करके एक गलत वेबसाइट बना के लगे कि जो सही है उसके थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस देना। हैकिंग का मतलब क्या है, किसी और के नेटवर्क में इंट्रूड करना, मतलब इलीगली घुस जाना। क्रैकिंग का मतलब क्या है कि कंप्यूटर्स को ब्रेक कर देना, जैसे कि कंप्यूटर में अगर प्रोफाइल आपका बना है, हम नहीं घुस पा रहे हैं तो हम उसको क्रैक कर देंगे,
पासवर्ड को क्रैक कर देंगे ट्रोजन्स के थ्रू या वायरस के थ्रू और घुस जाएंगे। फिशिंग का मतलब क्या है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को फ्रॉडेंटली एक्वायर करना, जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। स्पैम का मतलब क्या है, बल्क मैसेज, अनसॉलिसिटेड मेल जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो आपके ईमेल के सेक्शन स्पैम में चला जाता है। एडवेयर क्या है, अनवांटेड एड्स आपको दिखाते रहेगा, कोई मतलब नहीं है उसका। रूट किट का मतलब क्या है, मालवेयर दैट गेन हिडन एडमिन एक्सेस, आपका कंप्यूटर का एडमिन एक्सेस मतलब बूट सेक्टर एक्सेस, ड्राइव सी एक्सेस या जिसको आप लॉक किए हैं उस फोल्डर का एक्सेस जो दिला दे उसको रूट किट कहते हैं। सॉल्यूशंस क्या है इसके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज करें, जैसे कि एवस्ट का आता है, मैकेफी का आता है, क्विकहिल का आता है। अच्छा, एक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था, आप इसको देख लें। सेटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो होते हैं दोस्तों वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या है देखें आप, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अमेरिका में लाइव मैच चल रहा है, इंडिया में हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो यहाँ पे बेस्ड सेटेलाइट के थ्रू स्पेस में जो सेटेलाइट है उसको भेजा जा रहा है, और स्पेस का सेटेलाइट उसको एम्पलीफाई करके फिर इधर की तरफ भेज रहा है दूसरे सेटेलाइट को, यहाँ से ये सेटेलाइट लेके इसको इंडिया में दिखा रहा है। तो ये है सेटेलाइट कम्युनिकेशन। अब मान लें हम पटना में हैं, आप कोलकाता में हैं, यहाँ से एक BTS है मतलब फ़ोन का टावर है, और यहाँ भी एक फ़ोन का टावर है। अब हमने फ़ोन आपको लगाया तो आपसे बात हो रही है, तो कैसे हो रही है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे केस में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन काम करता है। किस तरीके से काम करता है कि पटना का मान लीजिए जो मेन आपका BTS होगा, MBTS जो होता है, उसमें ये माइक्रोवेव से सिग्नल दे देगा और ये सेटेलाइट के थ्रू सिग्नल दे देगा ऊपर। अब सेटेलाइट यहाँ का मेन BTS को सिग्नल देगा और मेन BTS माइक्रोवेव के थ्रू इस छोटे BTS को दे देगा, आपसे बात हो जाती है। यही है इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ करता है। ब्लूटूथ आप जानते हैं शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, 10 मीटर इसका रेंज है। नेटवर्क रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है, टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी का मतलब कुछ नहीं है, फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क क्या है। मान लीजिए 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, इन चारों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो ये रिंग टोपोलॉजी हो गया। अब मान लें ऐसे नहीं जोड़ के हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये कौन सा टोपोलॉजी हो गया, ये स्टार टोपोलॉजी हो गया। अब मान लीजिए ऐसे नहीं जोड़ के मैं और 2 कंप्यूटर ले आया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये क्या हो गया, ट्री टोपोलॉजी हो गया। अब मान लीजिए पूरा मैंने ऐसे 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 एक दूसरे को ऐसे जोड़ दिया, ये क्या हो गया, मेश टोपोलॉजी हो गया। चलिए थोड़ा समझने के लिए सही है, बाकी आपको बस ये पूछा जा सकता है कि टोपोलॉजी कितने टाइप का होता है, तो बस रिंग, ट्री, स्टार, मेश, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं, उसमें लगा देना कट। NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए NIC की जरूरत होती है, मतलब 2 कंप्यूटर को नहीं, 2 कंप्यूटर नेटवर्क को, एक कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए NIC की यूज होती है। PSTN का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ओल्ड टेलीफोन जिसके द्वारा हम पहले इंटरनेट यूज करते थे वही PSTN है। वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर बिजनेसेज में जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होते हैं उसको वैल्यू एडेड नेटवर्क कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN एक टेलीफोन का ही फंक्शन है, इसमें सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के जरिए हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। पहले फ़ोन का मतलब था बस फ़ोन, लैंडलाइन का मतलब, अब लैंडलाइन में क्या है कि इंटरनेट भी आता है मॉडेम के साथ, वो ISDN के चलते। अच्छा, कुछ और सिक्योरिटी फीचर्स देख लें जो कि आपको कंप्यूटर को आपके सिक्योर कर सकता है। आजकल चल रहे हैं बहुत सारे ऑफिसेज में DSC दिया जाता है एम्प्लॉय को, एक पेन ड्राइव के जैसा इक्विपमेंट होता है जिसको लगाने के बाद ही कुछ वेबसाइट्स खुलेंगे जहाँ आप लॉगिन कर पाएंगे, कंप्यूटर का कुछ इंपॉर्टेंट काम कर पाएंगे, ऑफिसेज की कुछ डेटा भेज पाएंगे या रिसीव कर पाएंगे, तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर। ये जो इस टाइप का पेन ड्राइव होता है ना, DSC जिसे कहते हैं, इसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, और डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज़ करके किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के चलते। फायरवॉल आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में होता है, जो कि किसी नेटवर्क के द्वारा थ्रेट आने वाले थ्रेट को हमें बचाता है। पासवर्ड जो आप लगाते हैं ईजी है। फाइल एक्सेस परमिशन क्या है, फाइल को लॉक कर दो तो कोई नहीं खोल पाएगा, फाइल को बस रीड इनेबल करो तो बस देख पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। रीड राइट दोनों परमिशन दे दो तो वो भी कर पाएंगे। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई भी फाइल जो होता है अगर बैट फॉर्म में है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में है, जिसको .exe फॉर्म कहते हैं, तो अगर .exe में आपने उसको इनेबल करके रखा है तो जैसे ही कोई खोलेगा तो प्रोग्राम रन कर जाएगा, तो उसको फाइल एक्सेस परमिशन इसी टाइप होता है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। तो चलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपका 1 शॉट में पूरा कंप्यूटर खत्म कर दिया है। वीडियो को 2 से 3 बार देखें, 2 से 3 बार देखें मिनिमम एग्जाम में जाने से पहले। सारा की कॉन्सेप्ट्स मैंने इसमें डिस्कस किया दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और अगले क्लास में।